तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं बिल्कुल अच्छे से कि उसके बाद जब तुम सवाल लगाते होगे तो तुमसे उतने प्रतिशत सवाल अच्छे से बन जाते होंगे। ग्रंथशाला के सवालों का लेवल तो मैंने बहुत ऊंचा करके दिया हुआ है। प्री बोर्ड इन बच्चों में से जिन्होंने पूरे लेक्चर्स देखे थे, प्री बोर्ड जिनका बहुत शानदार गया है, वो हार्ट वाली इमोजी भेजो, एक बार मुझे लाइव देखना है। ये है रिपोर्ट कार्ड। किसी भी बैच की रिपोर्ट कार्ड होती है जब लास्ट में बच्चे इस प्रकार से जवाब देते हैं। तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सबको बढ़िया से एग्जाम को रिप्रेजेंट करके आना है। आपसे पीवाईक्यूज क्यों नहीं सॉल्व होते, कभी सोचा आपने? क्योंकि आप मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल बनाना सीखते नहीं हो। सर इस बोर्ड मतलब एग्जाम देने के बाद से ड्रॉप लेंगे जेडब्ल्यू की तैयारी करने के लिए, तो फिर उसमें ऑफलाइन रहेगा कि बेटर ऑनलाइन बेटर रहेगा? देखो मैं बताता हूँ, अगर आप को सिंसेरिटी लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो आप ऑफलाइन जा सकते हो। बट अगर आप मेरे साथ अनुशासित रह सकते हो या किसी भी टीचर के साथ जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके साथ अनुशासित रह सकते हो तो कंटेंट आर सफिशिएंट। सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं बनते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चंस के डाउट रह जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स अपने आप में ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस काफी डाइवर्सिफाई होते हैं, उनमें से एक है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी कि इसमें आप ये कर सकते हो कि वो 1 या 2 क्वेश्चन अपन कोशिश करेंगे कि डाउट ग्रुप को ऑन करें सो दैट आप वहां पे सेंड कर सकते हो, और फिर जब आप उनका सोल्यूशन देखोगे ना तो आपको ये फील होगा कि हाँ यार ये कहीं ना कहीं बोर्ड लेवल से थोड़ा सा अलग जा रहा है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है। तो ऐसे केस में उन सवालों को लेकर परेशान नहीं होना है। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो ये हमारी जूम मीटिंग है, ये हमारी वर्चुअल मीटिंग है आप सभी के साथ में, और इस मीटिंग के कुछ अपने लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं। मैं जिस प्रकार के कमेंट्स आपके देख रहा था टेलीग्राम के ऊपर, उन सभी कमेंट्स से जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं उन सबको क्लियर करने के लिए मीटिंग रखी गई है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे अपने कैमरा जो है वो ऑन कर लेंगे, राइट? किसी का भी कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, किसी का भी कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। सबको अपने कैमरे ऑन रखने, अपनी स्टडी टेबल पे बैठना है, शांति से हेडफोन लगाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस है तो उस डिस्टरबेंस को जो है अपने से दूर करना है और बढ़िया से आज का ये पूरा सेशन जो है अटेंड करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बढ़िया। जिसके भी कैमरे बंद हैं सभी अपने कैमरे ऑन करेंगे। यहाँ जितने भी नाम आ रहे हैं इन सबको अपने कैमरे ऑन करने हैं, राइट? ओके। सबको अपने कैमरे ऑन कर लेने, दैट्स अ कंडीशन। चलो बढ़िया, शुरू करते हैं। तो एक बार तो मैं आपसे कुछ शेयर करता हूं, फिर आप मुझसे कुछ शेयर करना, ठीक है? आज मैं रफ्तार को ओपन करके देख रहा था, है ना? तो जो मुझे मिला मैं पहले आपको बताता हूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा, राइट? कुछ बच्चों के नाम ले लें, वंश, श्रीकांत, कनिष्क, अनुज, अमन, पीयूष, सूर्यांश एकदम खुश लग रहे हैं, विश्वनाथ एकदम टेंशन में अमित, रोशन कुमार, आराधना इतना टेंशन नहीं लेना है, रोशन, शोभित, बी हैप्पी, विकी, नीतीश, विकास, गुड, बढ़िया। सबसे पहली बात रफ्तार बैच के अंदर अगर हम एक ओवरव्यू ले लें इस बैच का, तो इस बैच के अंदर इस तरह से एप्लीकेशन है। सबसे पहले आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर यहां पर एक सेक्शन मिलेगा, ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी वाला सेक्शन हमने बनाया था उन बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है ना, या फिर किसी और ऐसे बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिनमें ओल्ड एनसीईआरटी चलती है। न्यू एनसीईआरटी वाला सेक्शन हमने बनाया था उन बच्चों के लिए जिनके नई वाली एनसीईआरटी लागू हो गई, जिसके अंदर कुछ चैप्टर और कुछ टॉपिक हटे हुए हैं, बिहार एक्सेट्रा कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पर जैसे आपका यूपी बोर्ड हो गया, जैसे आपका आरबीएससी बोर्ड हो गया,
जैसे आपका एमपी बोर्ड हो गया, एक्सेट्रा। डन। जैसे हम उसके अंदर जाते हैं, आपको 4 सेक्शन मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के। जैसे आप उसके अंदर जाएंगे, आपको सबसे पहले मिलेगा हैंड रिटन नोट्स। आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स नहीं दिए गए थे रफ्तार के अंदर जो कि पुराने हों। ये सारे हैंड रिटन नोट्स बहुत सलीके से तैयार किए गए थे, एकदम लेटेस्ट हैं। जो बच्चे ग्रंथशाला परचेज नहीं कर पाए थे किसी भी रीजन से, जिनके पास ग्रंथशाला है तो उनके पास तो एक्सेस है ही, जो ग्रंथशाला परचेज नहीं कर पाए थे उनके लिए प्रॉपर तरीके से हैंडरिटन नोट्स अपडेटेड के नाम से अपलोड किया गया था। और अगर मैं किसी भी चैप्टर को ओपन करके देखता हूं तो उसके अंदर सारे के सारे नए जो हैं नोट्स आपके अपलोड हैं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा आपसे कि क्या आपने इन नोट्स से पढ़ाई करी और क्या आपने सीखा क्या कि एग्जाम के अंदर अपनी लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं। इस नोट्स का आपने बढ़िया से फायदा उठाया या नहीं उठाया। एक चेक बॉक्स बनाओ कॉपी के अंदर और वो सभी बच्चे हैंडरेज वाली इमोजी भेजो या फिर लव वाली इमोजी भेजो चैट सेक्शन में, जिससे ये आइडिया लगेगा कि क्या आपने इन हैंडरिटन नोट्स का फायदा उठाया या नहीं उठाया। अगर इसका आंसर नहीं है तो मेरे बच्चों में अभी भी ये कहूंगा कि आपके एग्जाम में टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कहीं से भी पढ़ाई कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, बट आपको उन हैंडरिटन नोट्स को जो है ओपन करके जरूर देखना चाहिए। वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए नोट्स हैं। मैंने जो भी क्लास के अंदर पढ़ाया है वो सब उसमें एक सिस्टमेटिक लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको तो हमें मिस करना ही नहीं है ना, उसको तो हमें मिक्स करना ही नहीं है। राइट। बहुत सारे बच्चों ने इसका बेनिफिट उठाया है। बढ़िया, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो आज जिस बच्चे ने भी नोट्स नहीं पढ़े, आप कोई भी चैप्टर कहीं से भी पढ़ो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, बट आप एक बार जहां कभी भी नोट्स पढ़ लो, चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद आकर के यहाँ पे इन हैंडरिटन नोट्स को आपको जरूर देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड, उसके बाद इसमें हर एक चैप्टर का अपना एक सेक्शन बना हुआ है, जैसे आवेश, विद्युत क्षेत्र, विभव धारिता, विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व एवं द्रव, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये सारे के सारे है ना, सारे चैप्टर्स बने हुए हैं। राइट, एक सेकंड बेटा। ठीक है, तो जैसे ही अपन चैप्टर के अंदर जाएंगे, फिर आपको दिया गया था उस पूरे चैप्टर के लेक्चर्स। अब इसमें चैप्टर वाइज लेक्चर्स थे। अब ईमानदारी से वो बच्चे हाथ ऊपर करेंगे जिन्होंने इसके अंदर जितने भी लेक्चर्स अटेंड है उसका 80 to 90% देख रखा है। 100% की बात तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि कुछ ना कुछ बैकलॉग हो सकता है। 80 से 90% जितने बच्चों ने देख रखा है वो एक बार हाथ ऊपर करेंगे। मैं देखना चाहता हूं, रुको, वेट करो, अभी नहीं। और ये हाथ चैट सेक्शन में नहीं, ये हाथ मेरे को वीडियो कॉल पे दइए। किस बच्चे ने 80 to 90% देखा है? अक्षिता गुप्ता नहीं देखा, सदफ ने देखा है, वेरी गुड। एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं, चलो यहां से देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अनुराग ने भी देखा है, गुड। 80 to 90%, मतलब 3 4 5 लेक्चर का बैकलॉग है, कोई बात नहीं। गुड गुड, दैट्स अ गुड थिंग। परफेक्ट 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 परफेक्ट, ओके, ग्रेट। बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड है यहाँ पर, मुझे टाइम लगेगा एक बार देखने में। सब फटाफट अपने हाथ ऊपर रखो, बहुत अच्छे, क्या बात है।
7,500 बच्चे इस ग्रुप के अंदर हैं और उसमें से यहाँ पर लगभग 500 के आसपास बच्चे मेरी आंखों के सामने हैं और उनमें से मैक्सिमम बच्चों ने लेक्चर्स देख रखे हैं। इसका मतलब आप वो बच्चे हो जिन्होंने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं की रफ्तार के अंदर। दैट्स अ गुड थिंग। मतलब आप ये देखो, दुनिया जगत में हज़ारों बच्चे पढ़ रहे थे किसी और चैनल पे बैच लेकर के वगैरह वगैरह, उन सब में से 7,500 बच्चों ने यहाँ पर आकर के रफ्तार बैच को ज्वाइन किया और उसके बाद भी तुम 500 बच्चे ही बचे हो जिन्होंने पूरे लेक्चर्स को देखा है, बाकी सबका कुछ ना कुछ बैकलॉग है। तो तुम्हें समझ आ रहा है कंपटीशन कितना कम कर दिया है तुम लोगों ने। ये जितने भी लोग लेक्चर्स को प्रॉपर नहीं देखे हैं या जितनों ने भी लो क्वालिटी कंटेंट देखा है यूट्यूब पे जा करके 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन रटवाने वाला काम, तुम उनसे कहीं आगे हो ऑलरेडी। तो जो बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं ना, सर डर लग रहा है डर लग रहा है डर लग रहा है, उनके लिए सबूत है ये कि ऑलरेडी तुम देख लो कि आधी जनता, आधी से ज़्यादा जनता, सॉरी 80% से ज़्यादा जनता जो है वो तो वैसे इस टाइम पे गलत पढ़ाई कर रही है, गलत लोगों से पढ़ाई कर रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बेटर होना चाहिए क्योंकि तुमने कंसेप्चुअल लेवल पे चीज़ों को पढ़ रखा है, राइट। और जब आपने उन 80-90% लेक्चर्स को देखा होगा तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं बिल्कुल अच्छे से कि उसके बाद जब तुम सवाल लगाते होगे तो तुमसे उतने प्रतिशत सवाल अच्छे से बन जाते होंगे। ग्रंथशाला के सवालों का लेवल तो मैंने बहुत ऊंचा करके दिया हुआ है, तो उसके साथ अपनी एक्सपेक्टेशन को ज़्यादा रखना थोड़ा मुश्किल काम है। ग्रंथशाला के अंदर से तो जेई के सवाल आ गए। मैं आपको बताते हुए बेहद खुशी फील कर रहा हूँ कि JEE और नीट के मैक्सिमम सवाल फर्स्ट अटेम्प्ट के, अपने कैप्सूल बुक को तो छोड़ो वो तो अलग ही लेवल की चीज़ है, ग्रंथशाला में से आए हुए हैं। तो जो किताब आपके हाथ में है उसके अंदर तो बहुत अच्छे सवाल हैं, तो उसके साथ अपने मुठभेड़ करना वो तो अपने आप में आपको अलग करेगा। बट हाँ, आपके बोर्ड का जो लेवल है, आपके प्री बोर्ड का जो लेवल है, उससे तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रखी है ऑलरेडी। प्री बोर्ड इन बच्चों में से जिन्होंने पूरे लेक्चर्स देखे थे, प्री बोर्ड जिनका बहुत शानदार गया है या जो पढ़ के गए थे एग्जैक्ट उसी में से सवाल आया और आप कर पाए, वो हार्ट वाली इमोजी भेजो, एक बार मुझे लाइव देखना है। इनमें से वो बच्चे जो प्री बोर्ड जिनके बेहतरीन गए हैं, जो ASL के इस कंटेंट से पढ़ करके गए थे। गुड। और ये सब वो बच्चे हैं जो पर्सनली मुझे डेली मैसेज भी करते रहते हैं। यू कैन सी, ये है रिपोर्ट कार्ड। मैं बोलता हूं ना कि किसी भी बैच की रिपोर्ट कार्ड उस बैच का एडमिशन नहीं होते, किसी भी बैच की रिपोर्ट कार्ड होती है जब लास्ट में बच्चे इस प्रकार से जवाब देते हैं। और वो बच्चे लाया हूं मैं जो पढ़ने वाले हैं, आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो। वेरी गुड, दिस इज द रिपोर्ट कार्ड। अच्छा लगा मुझे देख करके, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, ये हार्ट कभी बंद नहीं होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो ये काम आपने किया है, अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें एक चीज है जिसका नाम है संग्रह। ये इस संग्रह के अंदर कुछ ऐसे पावरफुल लेक्चर्स पड़े हुए हैं जिन पावरफुल लेक्चर्स को वापस बनाने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं होती। मतलब कुछ लेक्चर्स सरस्वती माता की कृपा से ऐसे बन गए हैं, मेरी जबान से कुछ ऐसा निकल गया है, मैंने कुछ ऐसा पढ़ा दिया है कि कभी कभी मैं भी उसको वापस नहीं पढ़ा पाता वैसा। मतलब होता है ना, कहते हैं अपन कि भाई सितारे और दिन कभी ऐसे काम करते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत परफेक्ट हो जाती हैं। तो ग्रंथशाला के अंदर जो नोट्स हैं वो वैसे ही हैं, और संग्रह के अंदर जो लेक्चर्स हैं वो भी कुछ ऐसे पावरफुल लेक्चर्स हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप के हैं। मैंने आपको कुछ लेक्चर्स पढ़ने के लिए भी कहा था, और आपने जब पढ़े होंगे तो आपने उस चीज़ को फील किया होगा कि हाँ यार, उसके अंदर जो लेक्चर्स थे वो लेक्चर्स बिल्कुल इस टाइप के थे जो बिल्कुल बियॉन्ड थिंकिंग है, जिनको पढ़ने के बाद कंसेप्ट एकदम बढ़िया हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब जिन बच्चों का ये सब कुछ हो चुका है, संग्रह के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे सेशन मिलेंगे जो MCQ PYQ टाइप के सेशन हैं, जिनमें क्वेश्चंस हैं। आपको किसी भी हालत में एग्जाम में जाने से पहले इनको जरूर देख के जाना है, क्योंकि इसमें दुनिया जहां के छाट छाट कर जो क्वेश्चंस हैं वो डाले गए हैं। राइट, बढ़िया। तो ये संग्रह को एक बार जरूर देख लेना। मैंने संग्रह में से कुछ कुछ चीजें ऑलरेडी आपको दे दी हैं आपके इस बैच के अंदर। संग्रह से मैंने यहाँ कंटेंट दिया था,
बट फिर भी कुछ कंटेंट तो नहीं दिया मैंने, वो आप अपने लेवल पे एक बार चेकआउट करना, तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को है। और अगर जो बच्चा ये सब कुछ कर चुका है, जो यहाँ तक सब कुछ कर चुका है, वो संग्रह के अंदर से पढ़ाई कर सकता है, राइट। अब आता है प्रैक्टिस शीट्स। उसके बाद नीचे यहाँ पर दी गई है प्रैक्टिस शीट, ओल्ड एनसीईआरटी की अलग और न्यू एनसीईआरटी की अलग। प्रैक्टिस शीट, इसके बाद फाइनल आता है प्रैक्टिस शीट। जब आप ये सब कुछ कर लो ना, तो रफ्तार के अंदर नीचे यहाँ पे प्रैक्टिस शीट दे रखी है हर एक चैप्टर की, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बनी हुई है। आपको फिर ये प्रैक्टिस शीट करनी है। वैसे तो प्रैक्टिस शीट के 70 से 80% सवाल आप बना लोगे अपने आप ही, अगर आप ये सब कुछ करके रखे हो। 20% सवालों का तो लेवल है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है। वैसे तो एएसएल टीम धीरे धीरे कंटेंट को अपलोड कर रही है, बट इन केस फिर भी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार कोई क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये डिजिटल वर्ल्ड है, ये दुनिया बहुत टेक्निकल हो चुकी है। क्वेश्चन की फोटो लेनी है, उस फोटो को डालना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आएगा, और उस सॉल्यूशन को देख करके आप उस वक्त के लिए अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये 100% बात मैं आपको बोल दूं कि जितना कंसेप्ट इन सब के अंदर पढ़ाया हुआ है, उससे हट करके आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। पर हाँ, कभी कभी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली आपके बोर्ड के हिसाब से होते हैं, स्पेसिफिकली थोड़े से रट्टा टाइप के होते हैं, रट्टाफिकेशन वाले होते हैं। केमिस्ट्री में खासकर आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो वो काम आपको जरूर से करना है। एक चीज़ और है, मैंने आपके कंटेंट में एक चीज़ और ऐड करवाई थी, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आने हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो जितना इतना पढ़ लिया बहुत है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जो कंटेंट यहां पे लेक्चर अपलोडेड है वो आपको पढ़ना है, जो मैंने रफ्तार के अंदर डाल दिया वो आपको पढ़ना है। पढ़ना है मतलब पढ़ना है किसी भी हालत में, उसके बाद कुछ नहीं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अपलोड हो गए हैं मैक्सिमम चैप्टर्स के, आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन जरूर करके जाने हैं। केमिस्ट्री के अंदर तो खासकर, एक बार को तो फिजिक्स में फिर भी आप मतलब छोड़ सकते हो, बट केमिस्ट्री के अंदर तो आपको 100% एनसीईआरटी क्वेश्चन करके ही जाने हैं। जो सॉल्यूशंस हैं मेरे एनसीईआरटी के फोर्थ बैच में हमने किए ही हैं, वो सारे यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, जैसे आपको टाइम मिले, दिन के 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको करना है। डन है, बढ़िया। अब एक खास बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमारा बैकलॉग इतना हो चुका है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम इतने सारे लेक्चर्स को कैसे देखें। तो जब आप संग्रह में जाओगे, तो संग्रह के अंदर प्री लोडेड कंटेंट में जाना। प्री लोडेड कंटेंट के अंदर आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे, सारे वन शॉट। जैसे बिहार बोर्ड का बच्चा है, उसको ठोस अवस्था जल्दी से पढ़ना है, तो ठोस अवस्था का वन शॉट है, ये देखो, है ना। तो ये सारे संग्रह के अंदर प्री लोडेड कंटेंट में आप जैसे ही जाओगे, वहाँ पे आपको वन शॉट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो उन वन शॉट से भी कहानी अपनी कवर कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो भी अपने आप में बहुत ही कमाल के वन शॉट हैं, और इन वन शॉट से भी आप अपने लेक्चर्स वगैरह को फिनिश अप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर रह जाता है कुछ तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी अगर आपको लगता है कि सर रह गया है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। ये वाली चीज़ है। डन। तो ये था रफ्तार का कंटेंट। 2-3 चीज़ें आज ऐड हुई हैं, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो आज रात को सोने से पहले पहले आपको होमवर्क करना है, फिर आपके सवाल लूँगा मैं, आपसे बात करूँगा सबसे, और फिर आपको बताऊँगा भी कि डर को कैसे मिटाना है। पर आज पूरी मीटिंग अटेंड करना, बहुत स्पेशल मीटिंग होने वाली है आज की, चैट वैट सब लूँगा, चिंता मत करो। आज हमने क्या किया है, एक एटम का लेक्चर डाला है, आपने चेक किया हो तो। जैसे आप ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी किसी में भी चले जाना, फिजिक्स में जाना, आधुनिक भौतिकी में जाना, लेक्चर्स में जाना, वहाँ पे एक आधुनिक भौतिकी का लेक्चर ऐड हुआ है एमसीक्यू पीवाईक्यू के नाम से, वो आपको आज फिनिश करना है किसी भी हालत में। एक सेमीकंडक्टर का लेक्चर ऐड हुआ होगा, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी का, ये लेक्चर आपको आज ही फिनिश करना है। रात को टेस्ट होगा ना, टेस्ट के बाद 2 घंटे बैठना, 3 घंटे बैठना, फिनिश करके उठोगे। और अगर किसी को रात को नींद ज़्यादा आती है तो सुबह उठ के देखेगा, मुझे पर्सनल मैसेज करोगे टेलीग्राम पे, सर मैंने देख लिया है, राइट। इससे आपका फ्लो बना रहेगा। डन। और एक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जो रेणु मैम पढ़ाती हैं, जिसका नाम है आपका दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। तो वो उसको भी एक बार देख लेंगे, वो दैनिक जीवन में रसायन भी आपको पढ़ के रखना है। अब आगे की बात सुनो। एग्जाम में अब जो बातें बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, तो उनको ध्यान से सुनना है सभी बच्चों को। देखो, एग्जाम के अंदर, एग्जाम अच्छा होना हम किसको बोलते हैं बताता हूं।
एग्जाम का अच्छा होना क्या होता है, इस पर बात करते हैं। प्यारे बच्चों, एग्जाम के अच्छे होने का मतलब होता है कि मैं जितनी भी तैयारी करके गया था, जितने भी कंसेप्ट पढ़ के गया था, उन सभी कंसेप्ट्स में से एग्जाम के अंदर जो कुछ भी आया वो मैं बढ़िया से करके आया। मेरे अंदर एग्जाम के 3 घंटे में किसी भी प्रकार की कोई घबराहट नहीं थी, मैं एकदम रिलैक्स था। मैंने जितनी भी प्रिपरेशन करी, मैंने उतना पूरा पोर्शन कंप्लीट तरीके से एग्जाम के अंदर किया। वो सारा पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन जो मेरे से नहीं भी बन रहा था, उसको अपने कॉमन सेंस से मैंने ट्राई किया और ये कोशिश की कि जो पढ़ के गया हूं वो तो एटलीस्ट कर ही दूं एज इट इज। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी जो है, जो मुझसे नहीं हो पा रहा था, उसको भी जाते जाते लास्ट के 10-15 मिनट में मैं करके आ जाऊं। इसी को बोलते हैं एग्जाम अच्छा होना। आप एग्जाम अच्छा होने का मतलब ये मत समझा करो कि 70% मार्क्स आएंगे मेरे, 80%, नहीं, ये नहीं है तरीका। किसी भी एग्जाम के अच्छे होने का मतलब है मैंने जो भी प्रिपरेशन की है उतना तो मैं करके आ ही गया हूं, साथ में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी करके आया हूं। ओके, ये कैसे होगा? इसको करने के 2 तरीके होते हैं, सिंपल सिंपल तरीके। पहला तरीका ये होता है कि जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं, पढ़ रहा हूं, जैसे अभी मान लो आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, परसों कर रहे हो, एग्जाम के 1 दिन पहले तक कर रहे होगे। जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूं ना, तो मैं ये सोचता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ पढ़ना है। मतलब जब मैं रफ्तार को उठा के देखता हूं ना, तो आशीष सर ने बोल दिया कि रफ्तार का एक भी लेक्चर मिस करके नहीं जाना है, तो मैं एक भी लेक्चर मिस करके नहीं जाऊंगा। मैं संग्रह का सब कुछ देख के जाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन करके जाऊंगा, मैं पूरी प्रैक्टिस शीट करके जाऊंगा, दिन रात एक कर दूंगा, बट छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। इस एटीट्यूड से जब आप पढ़ाई करते हो तो आप दिमाग में लेके चलते हो मुझे कुछ नहीं आता, जितना आशीष सर ने बोला है मुझे वो सब करना है। पर जिस दिन आप पेपर देने जाते हो, उस दिन सुबह उठ करके कांच में खड़े होकर बोलते हो कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे नहीं आती, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मुझे नहीं आता, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा पेपर के अंदर जो मैं कर ना सकूं, क्योंकि मैंने पूरे साल बहुत मेहनत करी है। इस एटीट्यूड के साथ एग्जाम देने जाना है, माइंड को एकदम रिलैक्स करके एग्जाम देने जाना है। हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने पूरे साल मेहनत करी है, हमने रफ्तार में जी जान एक करके पढ़ाई की है, और सबसे बड़ी बात, हमने एक चीज करी है जो किसी ने नहीं करी। मैं आपको बताता हूं, वो चीज है सेल्फ स्टडी। आपको रफ्तार के अंदर एक बात बताओ, श्री कृष्ण अगर अस्त्र उठा लेते तो महाभारत एक दिन में खत्म हो सकती थी, पर श्री कृष्ण ने अस्त्र नहीं उठाए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और अर्जुन उनके इतने आज्ञाकारी शिष्य थे कि उन्होंने कहा कि गुरुदेव जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। इस बीच में दिक्कतें आई, अर्जुन के खुद के पुत्र का दर्दनीय हत्या की गई। पता है ना आपको, महाभारत देख रखी है आपने, अभिमन्यु जी के साथ क्या हुआ था। तो इतने महान योद्धा को अपने महान पुत्र की बलि देनी पड़ गई, पर फिर भी श्री कृष्ण पे विश्वास था। हारते 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 भी वो हार जीत में कन्वर्ट हो गई, और महाभारत के अंत में पांडवों की जीत हुई थी, याद है ना। तो अगर मैं दिन में 10 घंटे 12 घंटे क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो वो श्री कृष्ण के अस्त्र उठाने के जैसा है, उससे नहीं होगा। तुम सबने रफ्तार के कंटेंट से जो सिस्टमैटिक सेल्फ स्टडी की है ना, वो सेल्फ स्टडी तुम्हारे काम आएगी। और हमने रफ्तार को इतने प्रेम से बनाया, इतने सिस्टमैटिक तरीके से बनाया कि तुम में से बहुत सारे बच्चे अच्छे से अपने सिलेबस को रिवाइज भी कर पाए, और आपकी सेल्फ स्टडी भी एकदम पीक पर रही। बहुत अच्छे से आपने सेल्फ स्टडी करी, राइट। तो इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस एटीट्यूड के साथ में एग्जाम देने जाना है। दूसरी चीज बेटा, एग्जाम को लेकर के मैं और भी कुछ गाइडेंस आपको देना चाहता हूं, ध्यान से सुनते जाओ। तो एटीट्यूड समझ में आ गया, एग्जाम के अच्छे होने का मतलब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, जब हम पेपर करने बैठते हैं ना, तो हमें जो आता है और जो हम एग्जामिनर को दिखाना चाहते हैं, उसमें रात और दिन का फर्क नहीं होना चाहिए। देखो, अगर मुझे ये कहा जाए कि एक डायग्राम बनाओ, आपको याद है वो अपन डेरिवेशन करते हैं, धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अगर मैं इस डायग्राम को घिचपिच करके ऐसा बना दूं छोटा सा, हालांकि मेरी राइटिंग सुंदर है तो मैं कितना ही घिचपिच करूं अच्छा ही लगेगा,
बट तुम इमेजिन करो कि तुमने इस डायग्राम को बहुत छोटा सा बना दिया। यकीन मानना, अगर डायग्राम को छोटा बनाया है तो उसको बनाने में जो समय लगता है, और डायग्राम को अगर आपने थोड़ा सा बड़ा बनाया बढ़िया से, तो उसमें जो समय लगता है वो लगभग सेम ही होता है। मुश्किल से 10-20 सेकंड का फर्क आएगा। पर एग्जाम के अंदर हम जो भी डायग्राम बनाएंगे उसको थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे, ताकि एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट है। क्योंकि देखो, आप तो कॉपी के साथ पैक होकर के जाओगे नहीं, कॉपी जाएगी, आपकी शक्ल भी नहीं होगी, एकदम क्यूट सी जो आपकी शक्ल है वो तो कॉपी पे दिखेगी नहीं, तो एग्जामिनर आपकी क्यूट शक्ल देके आपको मार्क्स दे दे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको हो सकता है आप बिना मुंह धोए एग्जाम देने चले गए हों, पर अगर आप नहाकर भी एग्जाम देने जाएंगे और आपकी कॉपी गंदी है, और अगर आप मुंह धोए बिना भी एग्जाम देने जाएंगे बट आपकी कॉपी सुंदर दिख रही है, तो एग्जामिनर मार्क्स कॉपी को देख करके देगा। हाँ, आप में से अगर कोई बहुत ही सुंदर है तो अपनी एक छोटी सी फोटो डाल सकता है और अपना नंबर दे सकता है वहाँ पे कि सर आप मुझसे बात कर लेना, और ये जो है मैं इतना सुंदर दिखता हूँ तो मेरे मार्क्स थोड़े से ज़्यादा देना। वो एग्जामिनर तुम्हारा उल्टा फेल करेगा, राइट। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि तुम्हारे चेहरे को देख के तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो मिलेंगे कॉपी के हिसाब से मिलेंगे। मैं एग्जाम कैसे लिखता था सुनना, मेरे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए थे और साइंस में 98 मार्क्स आए थे। 2 नंबर का क्वेश्चन मैं करके ही नहीं आया था, अदरवाइज वो भी मेरे आए थे। तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ तो कुछ सही दे रहा हूँ। मैं क्या करता था, कॉपी शुरू हुई, सबसे पहले बढ़िया से ऐसे लिखता था सेक्शन ए। मैं बड़ा शानदार बच्चा हुआ करता था, मेरे टीचर मेरे से बहुत खुश रहते थे। कारण बताता हूँ क्या था। जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको एक कॉपी चेक करने के पैसे मिलते हैं, राइट। अगर मैं दिन में 100 कॉपी चेक करूंगा तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, 200 कॉपी चेक करूंगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं जिससे एग्जामिनर मेरी कॉपी को जल्दी से चेक कर दे तो खुश भी हो जाएगा, नंबर भी ज़्यादा देगा। कैसे, सुनो। मैं सबसे पहले ऊपर मेंशन कर दूंगा कि सेक्शन कौन सा है, क्योंकि सेक्शन से क्या होता है ना, कुछ बच्चों के एग्जाम में सेक्शन आते हैं, कुछ के नहीं आते। जिनके आते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पेपर में खंड ए, खंड बी, खंड सी है, तो होता क्या है, जैसे खंड ए मान लो 1 मार्क का है, खंड बी मान लो 2 मार्क्स का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जबरदस्ती सेक्शन मत लिखे आना, है तो लिख के आना, मैं समझाना चाह रहा हूँ कुछ। 2 मार्क्स का है सेक्शन बी, 3 मार्क्स का है सेक्शन सी। अब मैंने क्या किया, सेक्शन ए लिख दिया, तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा बेटा जी 1 नंबर का सवाल कर रहे हैं, तो उसको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 1 कितने का, 2 कितने। क्लियर हो गया, सेक्शन नंबर ए मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो पहले उसको अच्छा लगा, यार बढ़िया है, बच्चे ने मेरा टाइम बचा दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, और अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से, अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उत्तर लिख करके प्रश्न के हल को करना शुरू करेंगे ऐसे। और अगर वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला है तो उत्तर स्टार्टिंग में नहीं लिखना, स्टार्टिंग में लिखना होता है हल। हल म्हणजे सॉल्यूशन, हल म्हणजे सॉल्यूशन, लास्ट में आएगा आंसर। तो इसका भी आधा नंबर कट जाता है। भाई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आंसर तो लास्ट में आएगा ना, आप तो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन कर रहे हो। इस तरीके से मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 1 हल सॉल्यूशन, इस तरीके से बढ़िया से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा सिस्टमैटिक तरीके से। देखो, एग्जामिनर को ये नहीं चाहिए कि आपकी राइटिंग एकदम ऐसी हो कि मजा आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग और प्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग चीज है, राइटिंग और प्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग चीज, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बढ़िया से हल लिखा, मान लो आपसे आवेश की परिभाषा पूछी तो मैंने ऐसे लिखा आवेश, आवेश को ऐसे लिख के अंडरलाइन किया, एरो बनाया, और फिर मैंने आवेश की परिभाषा लिखी कि वस्तु का वह गुणधर्म, वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म जिससे वह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। सर ये तो हमको आती है, ये क्यों लिख रहे हो, कुछ सिखाना है यार। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा उसके प्रभावों को अनुभव करती है।
सही है, ऐसे आपने लिख दिया डेफिनेशन। मान लो कोई फॉर्मूला आ जाए, मान लो, तो फॉर्मूला ऐसे लिखना है, Q इज इक्वल टू एनी, मान लो आपने ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा, तो यहां पे तरीके से लाइन खींचनी है ऐसे, फिर लिखना है कि यहां Q जो है वो आवेश है, N जो है वो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E जो है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ऐसे तरीके से लिख के आना है, मतलब कोई भी फॉर्मूला लिख रहे हो तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि एग्जामिनर को तो पता ही होगा, अगर उन्हें पता ही होता तो पेपर उनका होता, तुम्हारा नहीं, ठीक है। तो पेपर तुम्हारा है तो तुम्हें सब कुछ लिख के आना है, राइट। ऐसे आपको तरीके से करना है। डेरिवेशन कर रहे हो थोड़ा खुला खुला करना है, लाइन खींची, मतलब ऐसे आपने लिखा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वहाँ पर ड्राइंग करने बैठ जाओ। जैसे तुमने आवेश लिखा, अब इसको तुम्हें अंडरलाइन करना है, तो तुम्हें ज़्यादा पेन तो अलाउ होते नहीं होंगे, शायद ब्लू पेन ब्लैक पेन ही अलाउ होगा, पेंसिल अलाउ होगी, तो ब्लू पेन से लिख दिया और पेंसिल से ऐसे नीचे अंडरलाइन कर दिया। इसमें कितना समय जाएगा, बट कॉपी सुंदर दिखेगी, राइट। ऐसे आपकी क्लास, आपका टॉपिक खत्म हुआ। अब क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे खत्म हो गया, तो तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं, तुमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, मान लो ये लाइन है, तुम बताओ क्या करोगे, अगली ही लाइन से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर दोगे। इसको बोलते हैं गिच पिच करना, दिक्कत होगी। एक लाइन छोड़ दो ना बेटा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़िया से राइटिंग, बढ़िया से एकदम लाइन खींच के आओ, कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो आप, ये बस इनफ होता है। ऐसे कर दिया, खत्म। अगले वहां से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लिया, इस तरीके से। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। जितनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगी, मैं सेम डेफिनेशन 2 बच्चा लिख के आएगा, एक बच्चा ऐसे ही घसड़ पसड़ करके आ गया एग्जाम में, और एक अगर सुंदर तरीके से लिख के आया, इसको आधा नंबर मिलेगा, उसको 1 नंबर मिलेगा। जो सही लिख के आया उसको 1 नंबर मिलेगा, मतलब हाँ ऑब्वियस ही बात है, अच्छा है तो इसको 1 नंबर मिलेगा, और जो गंदगी करके आएगा उसको आधा मिल सकता है, 3/4 भी मिल सकता है। सबसे पहले 5 नंबर के सवाल करने की कोशिश करना, क्योंकि उनके अंदर डेरिवेशंस होते हैं। डेरिवेशंस आपको आते भी होंगे, प्रैक्टिस कर रखी होगी, बढ़िया से इलेबोरेट करके लिखो। ऐसा लैंग्वेज याद नहीं, अरे किसको याद होती है, सब अपने मन से लिखते हैं, बढ़िया से मन से लैंग्वेज लिखो। माना हमने जैसे इसी की लैंग्वेज बता देता हूँ, माना हमने एक धारावाही लूप लिया जिसकी त्रिज्या a है, उस धारावाही लूप में धारा I बह रही है, चित्रानुसार उस धारावाही लूप के अक्ष पर x दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। डायग्राम बना दिया। फिर ये लिखना है कि इसके लिए जैसा कि चित्र में दर्शाया, ऐसे लिख दिया करो जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, तो एग्जामिनर को लगता है मजा आ गया, चित्र में दर्शाया, और चित्र में बढ़िया से दर्शा दो जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। हम ऊपर और नीचे 2 अल्पांश dl लेते हैं। अब उसके बाद आगे बायो-सावर्त के नियम से ऐसे ऐसे ऐसे, एम्पियर के नियम से ऐसे 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 लिख दो, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से। अपनी लैंग्वेज बढ़िया से लिखो, और जिस चीज में तुम कॉन्फिडेंट हो ना कि बिल्कुल सही है, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। जैसे मुझे पता है यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र ऐसी बात है जो बिल्कुल सही है, उत्पन्न भी करता है, अनुभव भी करता है, तो मैं इन 3 चीजों पे अंडरलाइन कर दूंगा। तो टीचर को लगेगा कितना शाना बच्चा है यार, इसको इतना कॉन्फिडेंस है कि अंडरलाइन करके आया है। इन छोटी छोटी चीज़ों से तुम्हारा पेपर और तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारी कॉपी बिल्कुल अलग फील होगी। एक टॉपर की कॉपी कैसी होती है, वो बिल्कुल अलग से दिखती है, वो अलग से दिखना शुरू हो जाएगी। मैंने क्या बोला, पेपर का अच्छा होना वो होता है कि जो मुझे आता है उसको मैं बेस्ट तरीके से बता के आऊँ। अगर तुम एक हलवाई के पास जाओगे ना, तुम्हारी शादी होगी बाद में सबकी, तुम हलवाई के पास जाओगे तो क्या बोलोगे कि यार तू जितना अच्छा खाना बना सकता है ना, उतना अच्छा खाना बनाना मेरी शादी में, और उसके बाद जितना अच्छे से सजा सकता है ना उस खाने को, उतना अच्छे से सजा के रखना। एक मोतीचूर का लड्डू देखा है, मोतीचूर के लड्डू को ऐसे मैं आधा फोड़ फाड़ के तुम्हारे सामने रख दूं, खाओगे उसको? और एक लड्डू को बढ़िया ऐसे एकदम गोल 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 पैक करके नीचे पन्नी लगा के तुम्हारे हाथ में दें। डिफरेंस समझ में आ गया? तो प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सबको बढ़िया से एग्जाम को रिप्रेजेंट करके आना है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन पहले बढ़िया से करने हैं, फिर 4 के, फिर न्यूमेरिकल्स में भी स्टेप के नंबर होते हैं। अरे सर मेरे को तो पता ही नहीं है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अरे कुछ नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, कम से कम जो वैल्यूज दे रखी है उनको तो सही से लिख दो। दिया है प्रथम वस्तु पर आवेश इतना, द्वितीय वस्तु पर आवेश इतना, अब न्यूटन के अब कूलाम के नियम से F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रॉपर तरीके से वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करके छोड़ दो, नहीं हो रहा सवाल तो कोई बात नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव है, जितना भी लिख पा रहे हो उतना लिख के आओगे। हर एक स्टेप के नंबर होते हैं, मैथमेटिक्स में होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, केमिस्ट्री में होते हैं, कोई भी स्टेप अपन को छोड़ना नहीं है।
अगर मुझे 70 में से 15 नंबर का भी पेपर आता है ना, तो मैं वो 15 नंबर का पेपर ऐसे करके आऊंगा कि उसमें मेरा एक भी नंबर नहीं कटे। इस एटीट्यूड के साथ में एग्जाम देने जाते हैं। ये होता है टॉपर्स एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड तुम्हारे जेई और नीट में बहुत काम आएगा। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि एएसएल के बच्चों का जेई और नीट का पेपर बहुत अच्छा जा रहा है। वो सेलेक्ट होंगे और हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने साल भर उनको यही सिखाया है। यहाँ आशा बैच के बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, आज एक बच्चा पेपर देने भी गए हैं, कई बच्चे। क्या सिखाया मैंने उनको? जितना पढ़ के जा रहे हो उसमें तुम्हारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। वो जितना पढ़ के गए उनमें उनका एक भी सवाल गलत नहीं हुआ है। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो पेपर देने जा रहे हैं। तो जब उनका जेई का पेपर ग्रंथशाला में से आ रहा है, तो तुम लोग तो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो। तुम्हें इतना लो कॉन्फिडेंस क्यों है अपने कंटेंट के ऊपर? देखो बेटा, एक बात बताता हूं साफ साफ, हारता वही है जो अपने पे विश्वास नहीं रखता है। आपको पता है ना, आपने बहुत सारी मूवीज बनी हुई हैं यार इसके ऊपर। आपने वो सरदार कौम की मूवी देखी है? 21 सरदारों ने 10,000 की फौज का सामना किया था। कैसे किया था? उनको अपने आप पे विश्वास था। तो तुम्हारे साथ तो मैं खड़ा हूं यार, ये कंटेंट खड़ा है, ये बैच तुम्हारे पास है। तुम्हें काय का डर है? तुम्हें बस एक काम करना है, अपने पे पूरा विश्वास रखना है और बढ़िया से बैच का सारा कंटेंट कवर करना है। इतना करते ही बात बन जाएगी। तो अब मेरे पास ये मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर मुझे बुरा लग रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है। तुम इस बात को एक्सेप्ट करके जाओ कि मुझे जितना भी आता होगा ना, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उसमें मार्क्स काट ले। मैं दुनिया का सबसे अच्छा पेपर लिख के आऊंगा, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पेपर लिख के आऊंगी। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है, राइट? तो इससे तुम जो कर रहे हो बेहतर। बोर्ड का एग्जाम है बेटा, जेई और नीट का एग्जाम बच्चों का अच्छा जा रहा है, तो बोर्ड तो सोचो आप, बहुत अच्छा एग्जाम होगा आपका। हाँ, अगर घबराहट होती है ना, तो एक काम किया करो, ग्रंथशाला के सवाल सॉल्व करना शुरू कर दिया करो। अटकोगे, आजकल तो गूगल है, तुरंत फोटो खींची, डाली होमवर्क सेक्शन के अंदर, गूगल के सर्च कर लिया, बतेरे वीडियो पड़े हुए हैं। तुम किसी भी वीडियो को देखोगे ना, तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी कि हाँ सर, आशीष सर ने क्लास में ये बात बोली थी, मेरे दिमाग में क्लिक क्यों नहीं गई। कोई भी सवाल टफ नहीं होता, बस हमें क्लिक नहीं कर रहा होता है। और आप सोचते हो ना मुझे सवाल क्यों नहीं बने, मैं बताता हूं आपको। जब हम पूरे साल मेहनत करते हैं ना, तब जाके हमसे सवाल बनते हैं। आपको पता है जेई एडवांस के अंदर 1000 में रैंक लाने के लिए कितने प्रतिशत पेपर करना होता है? 60% पेपर, 40% पेपर। अगर जेई एडवांस का 40% पेपर आप करके आ जाओ, तो आपकी रैंक आ जाएगी 1000 के अंदर, राइट? और उसके लिए तैयारी के समय 10 से 15,000 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो आपने अगर पूरे साल इतने सवाल नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए? क्योंकि बोर्ड में नहीं लगा पाते हम। आशा बैच के बच्चों ने लगाए, आशा बैच के बच्चों से पूछो, उन्होंने बतेरे सवाल लगाए, कैप्सूल बुक सॉल्व करी है पूरी उन्होंने, और उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। वो इस चीज़ से नहीं डरते, उनको पता है सवाल कैसे होने। जिन बच्चों ने सवाल की प्रैक्टिस, आप देखो, आप समझो ना बात को, अगर मैं भागता नहीं हूं और एक दिन जाकर के मैं 10 किलोमीटर भागने लग जाऊं, तो 1 किलोमीटर में मेरी सांस फूलने लग जाएगी, मेरी हार्ट रेट 180 160 पहुंच जाएगी। तो क्या बोलूं मैं अपने शरीर को, कितना बेकार शरीर है, ये भाग ही नहीं पा रहा। भाई इसको प्रैक्टिस नहीं है। पर आपसे अगर सवाल नहीं बन रहे तो पूरे साल आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे थे। तो बोर्ड वाला बच्चा अगर ये एक्सपेक्ट करे कि मेरे से सारे न्यूमेरिकल्स बन जाएंगे, एक्सपेक्टेशन ही गलत है आपकी। जेई की प्रिपरेशन करो, नीट की करो, तब सवाल बनेंगे, तब सवाल करने का तरीका आएगा। बट हाँ, स्टिल फिर भी 100 में से 16 लाना आपके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि भाई आपके सवाल तो रिपीट होते हैं। जेई में और नीट में और जेई एडवांस में सवाल रिपीट नहीं होते, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। आपके तो सवाल ही रिपीट होते हैं। अगर ग्रंथशाला के पूरे सवाल कर गए 100 में से 100, रफ्तार के पूरे लेक्चर्स देख के चले गए, सारे कंसेप्ट आ जाएंगे 100 में से 100। तो आपके पास एडवांटेज है कि भले ही आपने पूरे साल न्यूमेरिकल्स नहीं किए हो, बट अभी भी आप जान लगा करके कैसे भी करके उस क्वेश्चन को कर डालो। लेक्चर देख के हो रहा है, लेक्चर देख के कर लो, कहीं और से देख के हो रहा है, और सर्च करके हो रहा है, सर्च करके कर लो, फिनिश इट। क्योंकि सवाल उनमें से ही कोई आएगा। क्योंकि आपको मैंने जिस लेवल की पढ़ाई करवाई है ना, रफ्तार में, फोर्स में, आशा के अंदर, उसका लेवल इतना ज्यादा ऊपर है कि दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं हो सकता जिसका कंसेप्ट तुम्हें नहीं आता हो। ये विश्वास रखो। और मैं केवल बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जेई और नीट की भी बात कर रहा हूं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है। तो तुमने बहुत सा कंटेंट पढ़ा है, बस तुम उस चीज को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो।
तो अभी भी समय है, अभी भी उसको इकट्ठा करने की कोशिश करो। और जितना समय सोचने में लगाते हो ना, उतने में सवाल कर लिया करो, क्योंकि तुम 10 सवाल करोगे ना, उन 10 में से कोई एक आ जाएगा। 15 करोगे, 15 में से कोई एक आ जाएगा। 20 करोगे, 20 में से कोई एक आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे बैच में तो सवाल रिपीट होगा। बोर्ड के पास है ही नहीं, यूपी बोर्ड के सवाल एमपी में आ रहे हैं, एमपी के राजस्थान में आ रहे हैं, राजस्थान के बिहार में आ रहे हैं। और बिहार बोर्ड का पेपर इतना फर्जी आएगा ना, मैं फिर बोल रहा हूँ मुंह पे डंके की चोट पे, इतना फर्जी आएगा ना, तुमको लगेगा आशीष सर आपसे बस एक ही शिकायत है कि आपने इतना ज़्यादा कंटेंट क्यों पढ़ाया। जब हमारे बोर्ड का लेवल ये था तो आपने हमें इस लेवल पे क्यों पढ़ाया। ये तो सारे रट्टा वाले सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, रट्टे वाले सवालों की गारंटी मैंने लेता, रट्टे वाले सवाल तुम खुद रट सकते हो अपने हिसाब से, तुम्हारे पास पड़ी होगी गंशला से, आप जो सवाल है उनसे आप रट सकते हो। पीवाईक्यूज रट लो आप, वो रटने वाले सवाल अलग है, कुछ लेवल नहीं है इस एग्जाम का। और यूपी बोर्ड का बच्चा, अभी भी मैं कह रहा हूँ टाइम है आपके पास 20 से 22-25 दिन, टेस्ट सीरियसली दो। और अभी हम यूपी बोर्ड के लिए स्पेशल पेपर वगैरह कराएंगे, तो उसको मेरे साथ करना, पर उसके लिए पहले ये फिनिश करो जो कंटेंट दिया हुआ है। हमारी थाली में अगर मैं आपके सामने 50 व्यंजन रख दूं, तो आपको अंदर से आएगा कि सर मेरा पानी पताशे खाने का मन कर रहा है, फिर बोलोगे काजू कतली खाने का मन कर रहा है, फिर बोलोगे सर ये खाने का मन कर रहा है। इतना सब कुछ एक साथ खाओगे, पेट खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो जितना कंटेंट सीक्वेंस में देते हुए गए हैं आपको रफ्तार में, आपको उसको फॉलो करते हुए चलना चाहिए था। उस ग्रुप की एक एक बात मानते हुए चलनी चाहिए थी। अभी भी नहीं मानी है तो अब मान लो, क्योंकि उसके बाद ही लेवल अप करने का मजा आएगा। मैंने एक दो रिएक्शंस की क्लासेस थोड़े से अपर लेवल पे क्या ले लिया, आप सबके तोते उड़ गए थे, याद है ना, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। बट मेरे पास 6-6, 7-7 मिनट के वीडियो आ रहे हैं कि सर जो टेक्निक बताई गई थी रिएक्शन लिखने की, हमने उसे सवाल किया, हमसे बढ़िया से हो रहे, अब हमको क्वेश्चंस देख के समझ में आता है इसमें रिएक्शन कैसे होगी। अल्कोहल फिनॉल ईथर का भी एमसीक्यू सेशन पढ़ा हुआ है, आप देखना रफ्त संग्रह के अंदर, एल्डिहाइड का भी देखना। जिसको रिएक्शन याद होगी ना, सवाल ऐसे बनेगा उससे। बट याद तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है बेटा, इसलिए डोंट वरी, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ के जाओ। बिहार बोर्ड के बच्चे परेशान होते रहते हैं, मैं उनको कहता हूँ सारा कंटेंट आपके एप्लीकेशन में पढ़ा है, रफ्तार में आपका सब कुछ पढ़ा है, पढ़ो। 3 घंटे का एक सेशन पढ़ा है संग्रह के अंदर, जिसमें बिहार बोर्ड के फर्स्ट एंड सेकंड बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू से पढ़ो, तुम्हारे लिए बना हुआ कंटेंट है वो, राइट। तो ये चीज़ करनी है। दूसरी बात एक और बतानी थी आपको मेरे को, देखो पेपर में क्या होता है, इजी और टफ का चक्कर क्या है। कोई भी एग्जाम इजी और टफ कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने पहला सवाल किया, वो टफ था, मुझसे नहीं हुआ। मैंने दूसरा सवाल किया, वो भी टफ था, मुझसे नहीं हुआ। मैंने तीसरा सवाल किया, वो भी टफ था, मुझसे नहीं हुआ। एक एक नंबर के सवाल थे। मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा, ये पेपर ही साला बेकार है, पेपर ही बहुत टफ है। अब चौथा क्वेश्चन जो इजी होगा ना, भले ही वो इजी है, फिर भी मैं उसको नहीं कर पाऊंगा। पांचवा क्वेश्चन भले ही इजी हो, फिर भी मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में, दिल में एक घबराहट पैदा हो जाएगी कि ये पेपर तो टफ है, ये मेरे से नहीं हो सकता। हो सकता है वो 3 ही सवाल टफ हो, बाकी पूरा पेपर आसान हो, बट हम तो घबरा चुके हैं। ऐसे ही जो बच्चा पहला सवाल करता है, इजी कर लिया, हो गया, दूसरा किया, हो गया, तीसरा किया, हो गया, चौथा सवाल अगर वो टफ भी हुआ ना, तो भी वो बच्चा कर जाएगा उसको, क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड है। इसलिए मैं एक बात बोलता हूं कि जो पेपर में पहले आता है उसको पहले करना, ताकि तुम खुश होते जाओगे। 5 नंबर का एक सवाल आ गया, वेंडे मान लो एक सवाल आ गया, ये वाला सवाल आ गया, और तुम सबने, प्रतीक सामने देख लो, प्रतीक सिंह, उसका ध्यान ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ये जो रिंग है, इस रिंग का डेरिवेशन आ गया, मान लो इस रिंग के डेरिवेशन को तुमने बढ़िया से पूरा कर दिया। मैं ऐसे देखता हूं कि जैसे ही तुम रिंग का डेरिवेशन बढ़िया से करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ जाएगी कि यार मेरे 5 नंबर सिक्योर हो गए। कितने मार्क्स सिक्योर हो गए मेरे? 5 नंबर सिक्योर हो गए। और जब ये फील आएगा ना कि मेरे 5 नंबर सिक्योर हो गए, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है, उससे अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस आता है। फिर एक और सवाल किया, वो 5 नंबर का था, वो फिर कर लिया। एक और सवाल किया, 5 नंबर का था, फिर वो कर लिया। एक और सवाल था, 5 नंबर का था, फिर वो कर लिया। तो ऐसे आप सवालों को करोगे तो आपको धीरे 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 कॉन्फिडेंस जो है वो आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, राइट। और डेरिवेशंस की लिख लिख करके प्रैक्टिस किया करो। तुम लोग सोचते हो डेरिवेशन नहीं हो रहा, डेरिवेशन को लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। डेरिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है बेटा जो बिना लिखे हो जाएगी। ओरली कभी डेरिवेशन नहीं करना है, डेरिवेशन को हमेशा लिख लिख करके। अभी भी टाइम है, खाली पेपर, तुम मान लो मेरी बात, खाली पन्ना लो,
जो चीज़ भूल जाते हो उसको बिना देखे लिखो, बिना देखे लिखो, टिप टिप के नहीं, बिना देखे लिखो। एक बार भूलोगे, 2 बार भूलोगे, 3 बार भूलोगे, हो जाएगा, फिर सब कुछ होने लगेगा। इट विल टेक टाइम, हो सकता है थोड़ा समय लगे, बट चीज़ें धीरे 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 ऑटोमेटिकली बनने लग जाएंगी। बढ़िया है। तो ये सारे टिप्स को फॉलो करना है। अब आप लोगों से थोड़ी बहुत बात करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकल मुझे पता नहीं, पहली बार अपन लोग ट्राई कर रहे हैं। तो और एक बार एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब भी पढ़ाई करो ना, अपनी बैक को एकदम स्ट्रेट रखा करो। कभी तुमने मुझे ऐसे पढ़ाते हुए देखा है कि मैं क्लास में ऐसे आया हूँ पढ़ाने के लिए, या मैं ऐसे उबासियाँ ले रहा हूँ क्लास के अंदर, या मैं आज थका हुआ हूँ ऐसे यूं यूं खड़ा हुआ हूँ क्लास में? हमेशा एक पोस्चर होता है पढ़ने का, वो पोस्चर होता है स्ट्रेट पोस्चर। स्ट्रेट पोस्चर का मतलब होता है बिल्कुल सीधे बैठो। तुम जूम मीटिंग के अंदर सीधे बैठे हुए नहीं हो आधे तो, कहीं तो लेटे होंगे, अभी सीधे हो जाएंगे फटाफट से, देखना। तो एकदम अपने आप को स्ट्रेट रखो, बिल्कुल एकदम जवान हो तुम लोग, ऐसे बूढ़े थोड़ी हो। बढ़िया है। चलो बातचीत करते तुम लोगों से किसी से, ठीक है? हैंड रेस का ऑप्शन आ रहा होगा, हैंड रेस करो। मैं अलाउ करता हूँ बोलने के लिए तुम्हें। अंकित, अंकित को मैंने अनम्यूट करने के लिए कहा है, अंकित राज को अनम्यूट करो। हेलो, एक मिनट बेटा, एक सेकंड है ना। अब बोलना एक बार। हेलो, अब बोलो। हेलो सर। कैसे हेलो कैसे हो, क्या हाल चाल है? सर। सर ठीक है सर। मैं शुरू से आपसे हम पढ़ते थे और इस बार मेरा जेईई का एग्जाम नहीं हो पाया है। हम्म। आधार कार्ड गलती था। आधार कार्ड में क्या गलती था? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या मिस्टेक था आधार कार्ड में? आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ गलती था और टाइटल गलती था, इसीलिए मेरा फॉर्म फिल नहीं हो पाया सर। अच्छा, तो अभी कैसे चल रही है पढ़ाई, बोर्ड की बताओ। सर पढ़ाई पढ़ाई ठीक चल रही है और मेरा एग्जाम है, 4 तारीख से एग्जाम मेरा है। बहुत बढ़िया, तो अभी प्रिपरेशन वगैरह एकदम बढ़िया? जी सर, एकदम बढ़िया है। और मैं सोच रहा हूँ कि सर जल्द से जल्द ही परीक्षा के देने के बाद और पढ़ाई जेईई का चालू कर दें। हाँ, जेई का पढ़ाई टाइम पे चालू करना चाहिए, क्योंकि जेई जैसे एग्जाम को लेकर के ज़्यादा लंबा समय वेट नहीं कर सकते। हाँ, एक सर और इस बार मेरा कॉन्फिडेंस था। हम्म कॉन्फिडेंस था सर, इस बार प्रैक्टिस भी अच्छी हो रही थी मेरा। 1 महीना से मेरा पढ़ाई छूट गया जेईई का, इसी के चलते फॉर्म नहीं हो भरा पाया इसलिए। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं। अभी जो, हाँ देखो, तुम में से जो भी बच्चा ये प्लान कर रहा है ना कि मेरे को जेई की प्रिपरेशन साथ में करनी है, देखो अभी बोर्ड को लेकर के इस तरह से सीरियस रहो कि बोर्ड का एग्ज़ाम एकदम मेहनत के साथ देना है। क्योंकि ये चीज़ मान के चलना कि जेई और नीट कम से कम 10 से 12 घंटे रोज पढ़ाई मांगेगा, कम से कम बता रहा हूँ। तो उसके लिए खुद को तैयार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? सर जब मैं एग्जाम दिए थे मैट्रिक का, उस बार मेरा तबीयत खराब हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। तब मैं आपका वीडियो देखता था यूट्यूब पर, तो मतलब ये बहुत अच्छे से समझ में आने लगा और वजह से मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी। फिर भी मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगा तो मैं छोड़ दिए, और फिर 1 साल के बाद में 12th आपसे ही स्टार्ट कर लिए हैं पढ़ाई। कोई बात नहीं, तो अभी सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त पढ़ रहे हो। जी, कभी कभी लगता है सर कमजोरी, लेकिन बहुत फील होने लगता है। अपनी हेल्थ को मैं इसलिए कहता ठीक था, मैं इसलिए कहता था कि अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना है, बट कोई नहीं, अच्छा करोगे
और अभी भी लोड नहीं लेना, जितना रिलैक्स होके, सब बच्चे को ये बोलूँगा, जितना रिलैक्स होकर के पेपर देने जाओगे ना उतना बेहतर करके आओगे, जितना टेंशन में पेपर देने जाओगे ना उतना बेकार करके आओगे, सिंपल सी बात है ना। चलो अंकित, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। चलो और किसी बच्चे को ऐड करते हैं। आपकी कैमरा ऑन रखो सब लोग, सो दैट मैं आपको ऐड कर सकूं। कशिश को मैंने आज टू अनम्यूट करने के लिए बोला है। हेलो कशिश, कैसे चल रही है पढ़ाई? आवाज़ नहीं आ रही बेटा आपकी, एक बार देखो, चेक करो क्या म्यूट वाला सेक्शन कहीं म्यूट तो नहीं है। माइक चेक करो आपका। माइक चेक करो एक बार। छोटा सा माइक का ऑप्शन आता है ऐसे इस तरफ, है ना, जैसे ये आ रहा है ना ऑडियो का, यहाँ पे एक बार चेक करो वहाँ पे आवाज़ आ रही है क्या। वो ब्लिंक करता है इस तरीके से। आप चेक करो, है ना, जब तक मैं किसी और को ऐड करता हूँ। देवांश यादव के नाम से एक आईडी है, मैंने आपको भी अनलॉक के लिए बुलाया है। हेलो सर। हेलो बेटा, क्या हाल चाल है, कैसे चल रही है पढ़ाई? सर बढ़िया चल रही है। और कौन से बोर्ड से हो? यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड से हो, तो अभी कितना कितना टाइम दे पा रहे हो, कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं, प्री बोर्ड कैसे गए, सब कुछ बताओ। सर प्री बोर्ड बहुत अच्छे हैं, चैप्टर्स मतलब जितना आपने कहा था पढ़ने के लिए उतने सारे लेक्चर कवर कर लिए। गुड 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 गुड। तो अभी तो कोई और बैकलॉग भी नहीं होगा? नहीं, अभी कोई बैकलॉग नहीं है, बिल्कुल लाइव चल रहा है जो। और कुछ कह रहे थे आप, बताओ। सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो नहीं बनते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चंस के डाउट रह जाते हैं। जैसे वेव ऑप्टिक्स आपने कराया, रे ऑप्टिक्स कराया, तो उसके मैंने जो ग्रंथशाला से प्रैक्टिस शीट थी उससे भी थोड़ा बहुत किया, क्वेश्चंस बने। फिर मेरे पास एक बुक है वो कुमार मित्तल की, तो मतलब जिस टाइम मेरे पास फोन नहीं रहता है तो मैं उसको सॉल्व करती हूँ उसके क्वेश्चंस को, तो उसमें एक दो क्वेश्चंस थोड़े अलग टाइप के थे। ओके ओके, देखो एक्चुअली क्या है, जेई के लिए हम पढ़ाते हैं, नीट के लिए हम पढ़ाते हैं, तो कुछ टॉपिक्स अपने आप में ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस काफ़ी डाइवर्सिफाई होते हैं। उनमें से एक है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो मेरी पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगी कि इसमें आप ये कर सकते हो कि वो एक या दो क्वेश्चन अपन कोशिश करेंगे कि डाउट ग्रुप को ऑन करें, सो दैट आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। और फिर जब आप उनका सोल्यूशन देखोगे ना, तो आपको ये फील होगा कि हाँ यार, ये कहीं ना कहीं बोर्ड लेवल से थोड़ा सा अलग जा रहा है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग है। तो ऐसे केस में उन सवालों को लेकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, आपने 11th क्लास में जब उसको पढ़ा होगा तो वो बिल्कुल अलग कैटेगरी का चैप्टर है। और जब उसी चैप्टर को हम जेई के लिए पढ़ते हैं, नीट के लिए पढ़ते हैं, तो उसकी कैटेगरी बिल्कुल अलग हो जाती है। कुछ रेफरेंस बुक्स के अंदर क्या करते हैं, बोर्ड के सवालों को और जेई के सवालों को मिक्स करके वहाँ पे दे देते हैं, और वो सवाल आपको हो सकता है थोड़ा बहुत परेशान करें। तो चिंता नहीं करनी है, जब डाउट ग्रुप ओपन हो तो वहाँ पे भेज सकते हो। बाकी अगर आपसे एक या दो सवाल नहीं बन रहे हैं और सब कुछ बन रहा है, मतलब बोर्ड में तो 100 आउट ऑफ 100 आराम से आने वाला है, ये चीज़ है ना। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं बोर्ड्स के अंदर ज़्यादा, और थोड़ा बहुत लेवल अप हो सकता है, बट हाँ बहुत ज़्यादा लेवल अप हो रहा है तो फिर उस सवाल को अभी के लिए फिलहाल छोड़ा जा सकता है। फिर भी अगर करना है तो जो तरीके मैंने आपको बताए, हितेश भैया, बबलू भैया से आप डायरेक्ट पूछ सकते हो डाउट ग्रुप के अंदर, है ना। और दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि उसको सर्च कर सकते हो, और अगर आपको फील होता है कि यार ये थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो उसको छोड़ सकते हो। ओके, और बाकी चैप्टर्स का बताओ। एनसीईआरटी, प्री बोर्ड्स और ग्रंथशाला, आपके बोर्ड के पीवाईक्यूज, उनमें दिक्कत नहीं आ रही ना? नहीं सर, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, प्री बोर्ड काफी हद तक अच्छा गया। गुड गुड गुड। मतलब पेपर को देखा तो ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ाया है। बहुत ठीक था। दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड साइन। और बस वही है ना, मुझे थोड़ा सा टेंशन इस बात का होता है कि मेरा बच्चा जो इतने साल अच्छे से पढ़ाई किया है, बस वो डिलीवर अच्छे से करके आ जाए, क्योंकि वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप लोग पढ़ के जा रहे हो इतना, आपको टारगेट लेना है कि मुझे एग्जाम में इतना डिलीवर करके आना है, और टेंशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, फालतू की घबराहट में हम इतना परफॉर्म करके आते हैं।
जीवन में आपको कभी भी इस बात का दुख नहीं होगा कि मैंने लाइफ में ये चीज़ अचीव नहीं करी, मैंने लाइफ में ये चीज़ अचीव नहीं करी। हमेशा आपको दुख इस बात का होगा कि जितना मैं कर सकता था, कर सकती थी, उतना मैं नहीं कर पाया। बस आपको उसी चीज़ से खुद को बचाना है और कंपटीशन खुद के साथ ही रखना है कि अगर मैंने प्री बोर्ड में जैसा किया है, मेरे को उससे दुगना करना है। मेरे को फलाना से ढिमना से कोई मतलब नहीं है, उसका क्या परसेंटेज आ रहा है, उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रही हूँ क्या, मैं अपने आप में इम्प्रूव कर रहा हूँ क्या। मेरा पहले वाला एग्जाम, अभी रोज टेस्ट चल रहे हैं आपके, मेरा कल वाले पेपर से आज वाला पेपर मेरा बेहतर था क्या, मैं अच्छे से लिख पा रहा हूँ क्या, मैंने डेरिवेशन को बिना देखे मेरे से हो रहा है क्या, मैं चीज़ों को रिवाइज कर पा रही हूँ क्या, कर पा रहा हूँ क्या। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। खुद का कंपटीशन खुद से रखोगे तो ही बोर्ड, तो ही जेई, तो ही नीट और तो ही जीवन में भी सफल होगे। अगर एक दूसरे से कंपटीशन करते रहोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। हो सकता है आपने कंसेप्चुअल पढ़ाई कर रखी है, आप एग्जाम में जो चीज़ करके आ रहे हो, भले ही आपके 2 नंबर कम आएंगे, और एक बच्चा अगर रट करके आपसे 2 नंबर ज़्यादा भी ले आया, याद रखना भविष्य में मुड़ करके देखोगे तो आप उस बच्चे से बेहतर जगह पे खड़े होगे, कारण उसने रट के पढ़ना सीखा है और आपने समझ के। उस चीज़ का फर्क तो पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ऑल द बेस्ट, मेहनत करनी है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, बस खुद पे विश्वास रखना है। ठीक है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। अयान को लेते हैं अपन। क्या हाल चाल है बेटा? नमस्ते। नमस्कार। सब ठीक है। कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी? कौन से बोर्ड से हो बेटा? यूपी बोर्ड से है। यूपी बोर्ड से हैं, तो यूपी बोर्ड, हाँ एक और बात, अब आपको यूपी बोर्ड वाले बच्चों को एक मेरी सलाह सबसे बड़ी ये रहेगी कि 20 to 25 डेज बाद आपके एग्जाम्स हैं, तो अब PYQs करेंगे। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि आपका पेपर सॉल्व करने का काम करेंगे। वज्र सीरीज को हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। रफ पर एक और चीज़ है, मैं पेपर सॉल्व जब करवाऊंगा ना, तो पेपर के अंदर सब चैप्टर्स के सवाल होंगे। जैसे मान लो मैंने 2024 का पेपर ले लिया, तो 2024 के पेपर के अंदर तो सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस होंगे। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, आप सबको उन क्लासेस के अंदर आने से पहले अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके आने। हो सकता है मैं 4 या 5 तारीख से वो चीज़ स्टार्ट करूं, तो तब तक आपको रफ्तार के पूरे कंटेंट को, कहते हैं ना, घोंट के पी लेना, बिल्कुल वैसा काम करना है। शॉर्ट नोट्स अपने बना करके रेडी रखने हैं, सो दैट जब हम सवाल करने बैठें तो PYQ देख के मैं आपको बोलूं कि यार ये सवाल उस चैप्टर का है, उसमें अपन ने ये बात पढ़ी थी, तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तब PYQs करने का मजा आता है। आपसे आपसे अनसॉल्व क्यों नहीं होते हैं, आपसे PYQs क्यों नहीं सॉल्व होते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि आप मल्टीपल चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल बनाना सीखते नहीं हो। आप क्या करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, उसके सवाल कर लिए। फिर हमने क्या किया, पढ़ तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहे थे, पर हमने मैग्नेटिक का एक क्वेश्चन उठा लिया PYQ, उसको देख के डिप्रेस हो रहे हैं, यार ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है, ये तो मेरे से हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे नहीं होता, आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जो आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो 2-4 दिन में कर लो। उसके बाद जब अनसॉल्व क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको सब कुछ याद होना चाहिए, तब आपको मज़ा भी आएगा उस चीज़ को लेके। और बताओ बेटा, कुछ शेयर करना चाहोगे? जी सर। सर मैं यूपी बोर्ड से ही हूँ और पहले दूसरे जगह पढ़ता था। अभी साल भर इधर उधर मतलब कोचिंग करता था, वहाँ पे समझ नहीं आता था। पर जब से आपसे पढ़ने मतलब रफ्तार को, मेरे एक दोस्त जो IIT की तैयारी करते हैं, उन्होंने मेरे को रिफर किया, उन्होंने आपके बारे में बताया, तो मुझे आपके इस चैनल के बारे में पता चला। फिर जब मैं इस चैनल से पढ़ने लगा, आपसे पढ़ने लगा और सर से पढ़ने लगा, तो अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि अच्छे नंबर आएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और देखो, एक्चुअल में कभी भी ये नहीं सोचना है कि वी आर लेट, कभी भी कुछ लेट नहीं होता। बस जब शुरू कर रहे हो तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपनी प्रिपरेशन को रिव्यू करना है, अपने पास्ट को रिव्यू नहीं करना है। मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ, आज आपने दिन भर जो पढ़ाई की है उसको रिव्यू करना है कि मैंने आज दिन भर क्या किया। मतलब अयान खुद से बात करेगा कि शाम को यार मैंने सब कुछ ठीक किया या नहीं किया। अयान ये नहीं सोचेगा कि मैंने पिछले 6 महीने पहले क्या किया था, क्योंकि एक्चुअल में हमारा पास्ट जो है ना, उससे हम सबक ले सकते हैं। बस आपने सबक लिया, अब आपने रफ्तार ज्वाइन कर लिया, अब आपको बस अगले 25 दिन अपने आप को झोंक देना है, लेक्चर देखना है, MCQ सेशन देखना है, प्रैक्टिस शीट करनी है, PYQs करना है, बस इतना सा काम करना है। एक बात और बोल रहा हूँ, तुम सभी बच्चों को जितने यहाँ पे बैठे हो, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। ये बात बिल्कुल सही है, पर इसके साथ साथ एक और बात सही है,
वो एग्ज़ाम तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा। जो तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें तुम भले ही मेरी तरफ से फेल भी हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लाइफ में तुम फेल होगे ज़रूरी नहीं है, पर अगर तुम उस फेलियर से सीखोगे नहीं तो लाइफ में हर जगह फेल होते जाओगे। आप ये सीखो कि मैं टिक करके दिन के 10 से 15 घंटे पढ़ाई कर पाता हूँ क्या, आपको वो सीखना है, ताकि इसके बाद जब तुम, अभी देखो इसमें तुम्हारे 100 में से 100 आ जाएंगे ना, तो भी मैं आपको बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाओ, स्टेट टॉपर बन जाओ, मैं भी तुम्हें यहाँ पे बुला लूँगा, तुम्हारे को यहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा, तुम सबके सामने खुश होगे, मैं भी खुश होऊंगा, बहुत खुश होऊंगा, बट ये खुशी 1 या 2 दिन रहती है, इसके बाद में कुछ नहीं बदलता। आपके घर वाले भी वही होंगे, आप भी वही होंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे, बदलेगा तब जब आपके नाम के साथ में एक अच्छे कॉलेज का टैग लगेगा। मैं उस चीज़ को फील करता हूँ, जब वो चीज़ आपके साथ ऐड होगी तब आप कुछ अच्छा करोगे। तो अभी पढ़ना सीखो, बोर्ड जैसा भी जाए हमें अपने एफर्ट्स लगाना आना चाहिए। खुद से बात करो कि मैं यार कैपेबल हूँ क्या, मैं ढंग से पढ़ता हूँ क्या, मुझे मज़ा आ रहा है क्या पढ़ने में, ये चीज़ है ना। जी सर। तो बढ़िया से करना है बेटा। और कुछ पूछना है? जी सर। सर यूपी बोर्ड के अनसॉल्व वगैरह के क्वेश्चन भी आगे हो कराएंगे आप? हाँ, अब इन 20-22 दिनों में ये टारगेट रहेगा, पर उससे पहले पहले मुझे सभी बच्चों की तरफ से ये हाँ ऐसे ही कराऊंगा मैं ऐसे ही कराऊंगा अनसॉल्व, मतलब दिस विल बी द पैटर्न फॉर यू, यही पैटर्न रहेगा। हम इस तरीके से मीटिंग लेंगे और इस तरीके से अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके माइक वगैरह ऑन रहेंगे, मैं किसी से कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ। क्लियर दिखता है आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो कुछ भी है ना, बिल्कुल क्लियरिटी साफ है। तो हम ऐसे ही करेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, राइट। यूट्यूब पे क्लास लाइव जाएगी, बट आप लोगों को यूट्यूब पे कनेक्ट नहीं होना है, आप लोगों को मेरे साथ ऐसे कनेक्ट होना है। तो जब आप क्लास में आओ तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे ऐसे लटकते हुए चेहरे नहीं चाहिए जैसे यहाँ पे बाकी बच्चों के मैं देख पा रहा हूँ। आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्लास में बैठना है, तब मज़ा आएगा। मैं आपसे पूछ भी सकता हूँ किसी को अनम्यूट करके कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जी सर। ओके बेटा, और बताओ। सर अब अच्छे बोलो। सर अब अच्छा भी लग रहा है सर, जब से रफ्तार ज्वाइन किया है तब से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं और डेरिवेशन रिवाइज करता रहता हूँ और अब लग रहा है कि अच्छे नंबर आएंगे और बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, डेरिवेशन करते करते सर टाइम बीत जाता है। कोई बात नहीं, देखो एक्चुअल में डेरिवेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, डेरिवेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको छोड़ा जा सके, बिकॉज डेरिवेशंस तो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, देखो टाइम लग रहा है इसका मतलब वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, तो दे दो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे उस चीज़ से फ्री होते हो, कोई ऐसी जगह भी आएगी जहाँ टाइम बचेगा, जैसे बायोमोलिक्यूल का चैप्टर रिवाइज करोगे टाइम बचेगा, पॉलीमर में टाइम बचता है, जैसे अपन कोई ऐसा चैप्टर पढ़े डीएनए ब्लॉक में रट लिया टाइम बच जाता है, बहुत सारे चैप्टर टाइम बचा भी देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिजिक्स के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंगे टाइम बच जाता है, तो टाइम बचेगा भी, कहीं लग रहा है तो लगने दो, कहीं बच रहा है ऐसे एडजस्ट करके चलना है, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ बताओ बेटा, दोनों को एक साथ अनम्यूट किया है मैंने, एक एक करके बताओ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर। बोर्ड बताओ, बैच बताओ, मतलब बोर्ड बताओ कौन सा बोर्ड था? मैं यूपी बोर्ड से हूँ। ओके। आशा बैच मैंने ज्वाइन किया था, मैं टाइम न मिलने के कारण मैंने जेडब्ल्यू की तैयारी छोड़ दिया। अब मुझे बताओ उस चीज़ का रिग्रेट होता है नहीं होता? बहुत होता है, मान लीजिए मेरे मेरे जो दोस्त हैं सब पढ़ लिए सब पूरा मतलब कोर्स है। ओके। बस अच्छे से पढ़ लिए सब, मैं तो मेरा तो कुछ प्रॉब्लम था इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं फोर्स से पूरा पढ़ लिया था, रिवीजन मतलब फोर्स से पूरा मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। रफ्तार में लेक्चर लेने का कोई मतलब नहीं लिया, मैंने अटेंड नहीं किया, बस मैंने उसी को बस रिवाइज किया हूँ। तो अभी कैसी मतलब कॉन्फिडेंस कैसा है आपको एक प्रिपरेशन को लेकर के अपने? बस मैंने प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था तो उसमें तो मैंने मतलब ऐसे क्वेश्चन लग रहा था कि ये तो हलवा है, मैंने तो मतलब इसको कई बार कर चुका है, ऐसा लग रहा था प्री बोर्ड पेपर। मतलब अब पेपर ऐसा लग रहा है ना जैसे कि मतलब यहाँ से क्या ही पूछा जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है। राइट, बहुत बढ़िया। तो अभी ये करना है कि अभी जो बच्चा, मैं सबके लिए सबको एड्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 500 के आसपास बच्चे हैं, मैं सबको एड्रेस करता हूँ। देखो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे
जिनको अपने एग्जाम के क्वेश्चंस बड़े आसान लग रहे होंगे, जिनके साथ ऐसा फील हो रहा है ना उनको कुछ नहीं करना है, उनको अपने सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को रिवाइज करना है, सारे फॉर्मूलों को एक बार रिवाइज करना है और फिर अनसॉल्व्ड या अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की तरफ धीरे धीरे खुद को शिफ्ट करना है। जिन बच्चों को ये फील हो रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा, अभी तो मुझे और अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, तो उस बच्चे को चैप्टर बाय चैप्टर रफ्तार के अंदर जो कंटेंट पढ़ा हुआ है उसको वापस से पढ़ना है, संग्रह के अंदर से एमसीक्यू पीवाईक्यूज के सेशन लेने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने हैं, फिर पीवाईक्यूज की तरफ जाना है। मैं बोलने में मुझे समय लग रहा है, बट अगर आप अभी भी मेहनत करोगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। 1 डे 1 चैप्टर, टाइम है, एक दिन एक चैप्टर, यूपी बोर्ड के पास टाइम पड़ा हुआ है। अगर आज से भी तुम एक दिन एक चैप्टर को दोगे ना, तो भी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में आराम से अपना सिलेबस कर सकते हो। और यकीन मानो तुम्हारा कुछ भी सिलेबस नहीं है। जब हम जेई के लिए पढ़ते हैं, नीट के लिए पढ़ते हैं, 50-50 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं एक दिन के अंदर, तो आपका तो कुछ भी सिलेबस नहीं है। आप अगर आज भी ठान लो ना, कितने लेक्चर्स होंगे रफ्तार में, 4 सेशन 4 घंटे दे दो, मत सो, थोड़ा सा खुद को एनर्जाइज करो, एक्सरसाइज कर लो थोड़ी सी, 15-20 मिनट नींद आती है तो कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, कुछ भी कर लो, जग लो थोड़ा सा, बिकॉज ये टाइम वापस नहीं आएगा। ये टाइम मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे तुम सबको टॉपर बनाना है और तुम टॉपर बनोगे तो तुम मेरे खास रहोगे। ये जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, तुम सब मेरे खास रहोगे हमेशा, क्योंकि तुम सब ने मेहनत की है। पर मैं ये चाहता हूँ कि जब मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा झोंक दो अपने आप को। भाई जब हम काम कर ही रहे हैं, एक्सीलेटर दबा ही रखा है हमने, तो अच्छे से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, 20-25 दिन में कुछ होगा तो है नहीं, है ना, ये वाली बात देखिए है। सर, एक प्रॉब्लम है, जैसे वीडियो देखते हैं तो 2 से 3 दिन तक ऐसे लगता है कि जैसे हम दूसरों को भी पढ़ा सकते, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। जैसे 4 से 5 दिन बीतता है तो ऐसा लगता है, फिर रिवाइज करते हैं, ऐसा लगता है सब नया नया पढ़ रहे हैं। ये सबके साथ होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप दिन भर में जितनी भी चीज़ें देखते हो ना, उसका आपको बहुत कम याद रहता है, और ये एक सामान्य मनुष्य के होने की निशानी है। अगर आपको सब कुछ याद रहेगा तो आप पागल हो जाओगे। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, अभी 2 घंटे पहले आपके साथ कुछ ना कुछ घटना हुई होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, घर में आपके पास कोई आया होगा, आपने कुछ देखा होगा। अब अगर वो 2 घंटे पहले जो हुआ वो तुम्हें अभी तक याद रह जाए तो तुम मेरी बात सुन ही नहीं पाओगे, मुझ पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारी आंखों के सामने चल रहा होगा। तो ह्यूमन ब्रेन ऐसे डिजाइंड है कि हम चीज़ों को भूलने के लिए बने हैं, याद रखने के लिए नहीं, राइट। और तुम में से जितनों के भी दिल टूटे हुए हैं, अगर वो इस बात को याद रख ले कि हम भूलने के लिए बने हैं, तो जल्दी आगे बढ़ जाओगे तुम लोग। तो तुम्हें क्या करना है, रिवीजन का तरीका बताता हूँ। आप 2 दिन से ज़्यादा किसी भी टॉपिक को छोड़ा मत करो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया आपने आज, तो परसों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करना है। रिवीजन का तरीका जेई के लिए अलग होता है, बोर्ड के लिए अलग होता है। बोर्ड के लिए क्या है, रजिस्टर उठाया, एक बार आंखों से देख लिया, हाँ यार इसमें ये चीज़ें थी, पेन कॉपी लेके बैठे, खाली पेन पेपर, 5 मिनट का टाइमर लगाया, 5 मिनट का टाइमर लगा के फटाफट जितने फॉर्मूले लिखने की कोशिश करी। कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि वापस रिवीजन करने बैठे और 3 घंटे तक महाशय रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये तरीका नहीं होता। 5 मिनट का टाइमर लगाया कि यार 5 मिनट के अंदर मैं जितने भी फॉर्मूले लिख पाऊंगा लिखूंगा। इससे क्या होगा ना, आपका ब्रेन वापस से उन चीज़ों को प्रोसेस करेगा। 5 मिनट के अंदर उसके पास टाइम होगा प्रोसेस करने के लिए, फिर आपको याद आ जाएगा क्या चीज़ भूल रहे हैं क्या चीज़ नहीं, कॉन्फिडेंस वापस से बिल्ड हो जाएगा। ऐसे स्कूलों में पढ़ाया जाता है तो ज्यादा समय तक याद रहता है, जैसे ऑनलाइन है, मतलब मोबाइल से पढ़े तो मतलब कम याद रहता है ऑफलाइन के अपेक्षा। उसके पीछे कारण है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ जिसको लो लेवल पे पढ़ रहे हो तो वो जल्दी भी याद होती है, लंबे समय तक भी याद रहती है। किसी भी कंसेप्ट को अगर हायर लेवल पे पढ़ा जा रहा है तो उसको याद रखने के लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर जो कंटेंट डिलीवर किया जाता है ना, वो 1 घंटे की क्लास अगर आप स्कूल की क्लासेस से कंपेयर करोगे तो उनकी 5 दिन की क्लास के बराबर होगी, या कंटेंट शायद उस लेवल का होगा भी नहीं। तो कंटेंट का लेवल बहुत ज़्यादा होने के कारण आपके ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, वजह सीरीज की पहली क्लास का एग्जांपल देता हूँ। इतने सारे सवाल कराए गए थे, उन सभी सवालों को मिलाकर के भी तुमने स्कूल में पूरे साल नहीं किए होंगे। तो जो चीज़ आसान है वो लंबे समय तक याद रहेगी, जो मुश्किल है यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, तभी तो मुश्किल है वो, है ना। चलो इसको बोर्ड मतलब एग्जाम देने के बाद से ड्रॉप लेंगे जेईई की तैयारी करने के लिए, तो फिर उसमें ऑफलाइन रहेगा कि आप बेटर ऑनलाइन बेटर रहेगा? देखो मैं बताता हूँ, अगर आप को सिंसेरिटी लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है तो आप ऑफलाइन जा सकते हो। कि अगर आपको, हाँ, अगर आपको अनुशासित रखने के लिए खुद को
1.5 लाख रुपए की जरूरत लगती है तो आप पेरेंट्स से वो पैसा लेके ऑफलाइन जा सकते हो। बट अगर आप मेरे साथ अनुशासित रह सकते हो या किसी भी टीचर के साथ जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उनके साथ अनुशासित रह सकते हो तो कंटेंट आर सफिशिएंट। बिकॉज इस बार हम लोग भी इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी, जैसे अटल बैच की क्लासेस की बात करूं, वो हम इसी मोड पर लेने की कोशिश करेंगे। मतलब हम सारी तब तो मैं 100% मतलब ऑनलाइन ही पढ़ूंगा। जब ऐसे हाँ होगा फिर आप हाँ सवाल पूछेंगे, मतलब लगाते रहेंगे, हम लोग पूछेंगे तो माइंड भी एक्टिव रहेगा। वही चीज़ तो हम लोग कोशिश ये करेंगे। बिल्कुल हम ये 100% मैं ऑनलाइन पे ही डिपेंड रहूंगा तब। बिल्कुल तो हम लोग यही ट्राई कर रहे हैं कि अब इस तरीके से चीज़ों को किया जाए। टाइम के साथ साथ चीज़ें बदलती जाती हैं, रफ्तार में कभी भी ऐसा सेशन नहीं हुआ जो आज हो रहा है। हाँ अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपके सबके माइक अनम्यूट कर दूं ना तो यहाँ पे एकदम से ब्लास्ट होगा और सबके सब जो है ना उनके चूं चूं चाचा की आवाज़ आने लग जाएगी। धीरे धीरे जब हम मैच्योर होते जाएंगे ना तो हम इस बात को समझेंगे कि हमें हमारा खुद का माइक म्यूट रखना है। सर पढ़ा रहे हैं तो हमें उस बीच में बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर सर बोलेंगे कि आप अपने डाउट पूछो तो हम माइक को म्यूट करेंगे। फिर एक बच्चा डाउट पूछा दूसरा चुप रहेगा। ये इसको बोलते हैं क्लास का एक अनुशासन एनवायरनमेंट। तो जब तक वो अनुशासन हम बना सकेंगे हम बनाएंगे, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। और जब ऐसा लगेगा कि नहीं वो आप लोगों के ऊपर भी छोड़ा जा सकता है तो हम सबको अनम्यूट भी कर सकते हैं। बट हाँ इस प्रकार की क्लासेस को रन करने की कोशिश की जाएगी। और वज्र सीरीज़ में भी हम पूरी वज्र सीरीज़ में जो भी पेपर सॉल्व करेंगे आपके यूपी बोर्ड के 2-3 साल के, वो ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बट हाँ एक बात ध्यान रखना, आपके अंदर अनुशासन आना चाहिए। वो आप खुद लेके आओगे, वो कोई और नहीं ला सकता। ठीक है? ओके बेटा, ओके बेटा, मोस्ट वेलकम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाँ बेटा बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई? मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, देखो वहाँ से। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कैसे चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है सर। कौन से बोर्ड से हो आप? सीजी बोर्ड। कब है पेपर? मेरा 1 मार्च से स्टार्ट है। वेरी गुड। आपके पेपर का लेवल आसान होता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बढ़िया से जितना भी रिवीजन किया है उसको और मजबूती से करना है ना? यस सर। और तैयारी कैसी है अभी ये बताओ? बहुत बढ़िया, अच्छे चल रही है सर। ओके टेस्ट में मार्क्स सही आ रहे हैं? यस सर। 90 आया थी सर। वेरी गुड वेरी गुड। बस अच्छे से रिवीजन करना है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट जो बच्चा दूसरे बोर्ड जैसे सीजी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, इन सब के लिए एक ही बात बोलूँगा कि रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान देना। प्रेजेंट अच्छे से करके आना, शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रख के आना। जो चीज़ें बताइए उनको फॉलो करना अच्छे से, है ना? यस सर। चलो बहुत अच्छे बेटा, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो मोटे मोटे सवाल मैंने ले लिए, एक बार अपन नैन्सी के सवाल भी ले लेते हैं। एक सेकेंड। हाँ नैन्सी बताओ कैसे चल रही है पढ़ाई? आपका माइक देखो एक बार। अभी आ रही है आवाज़? चेक करो। रुको अभी मैंने आपको ऑप्शन दिया है, देखो। नहीं आ रही अभी भी आवाज़ ना, शायद आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे चेक करो, इस जगह पे ऐसे सेलेक्ट करके चेक करो, यहाँ पे आता है माइक्रोफोन का ऑप्शन, माइट भी वहाँ से हो जाए। शिवम को भी मैंने अलाउ किया है। बोलो आप बोलो, अगर माइक चालू हो गया तो बोल सकते हो। नहीं आ रही आवाज़, ट्राई करो, देखो माइक को वापस कैम ईयरफोन निकाल करके। तब तक शिवम से बात करते हैं। हेलो सर। हाय शिवम, क्या हाल चाल है, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया भैया। कौन से बोर्ड के? जेट बोर्ड। कैसी चल रही प्रिपरेशन? कब से एग्ज़ाम? 13 से। पहला पेपर? पहला पेपर इंग्लिश। हो गई तैयारी? वो इनसा भी एक डाउट था। हाँ बोलो। जेट बोर्ड का पीआरक्यू अगर हम चेक किए उसमें आ रहा था ये सिर्फ ये डेरिवेशन, तो इस साल भी डेरिवेशन ही आएगा छोड़ दी। बोर्ड के साथ सबसे अच्छी चीज़ बताऊँ क्या है, ये लोग बदलते नहीं है। बोर्ड के साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हैं ना उनको एक फिक्स पैटर्न पे चलना पड़ता है, क्योंकि उनकी जवाबदेही होती है। वो
आपके मॉडल पेपर निकालेंगे, वो आपके और भी पेपर निकालेंगे, तो उनकी जवाबदेही है जैसा पेपर आ रहा है वैसा का वैसे ही आएगा, और कुछ भी चेंज होगा तो उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको। तो सबसे अच्छी बात यही है, आपके बोर्ड में अगर डेरिवेशन ज़्यादा आ रहे हैं इस बार भी ज़्यादा आएंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं इस बार भी ज़्यादा आएंगे, एमसीक्यू ज़्यादा आ रहे हैं इस बार भी ज़्यादा आएंगे, तो रिलैक्स होके डेरिवेशन की प्रैक्टिस करो, ठीक है सर। है ना। और सब बढ़िया, और सब अच्छा है। बहुत थैंक बढ़िया, यू सर। मजे बढ़िया रिजल्ट लेके आना है ना। ठीक है। नैन्सी साउंड हुआ ठीक? नहीं, ट्राई करो अभी कुछ बोल के। हाय दीपांशु, कैसे हो? ठीक है सर। कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया है। बढ़िया चल रही है। कौन से बोर्ड से? यूपी बोर्ड है सर। यूपी बोर्ड से हो, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी प्रिपरेशन में कितने लेक्चर्स का बैकलॉग, कुछ बैकलॉग है? सर वो मॉडर्न फिजिक्स का है, चैप्टर नाभिक का। अच्छा, तो उसको फिनिश करो जल्दी, आज के आज, है ना। यस सर। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग नैन्सी, क्या हाल चाल है? आप बताओ, आपका शायद आ गया साउंड। कैसे चल रही है पढ़ाई? सर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, फिजिक्स ऑल डन, हम्म बट केमिस्ट्री में थोड़ा सा ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम हो रही है। हम्म उसका कारण? बट जो बोर्ड का एंटी बोर्ड का लेवल है वो तो डायरेक्ट नेम रिएक्शन कर रहा है, नेम रिएक्शन डायरेक्ट पूछ रहा है, तो वो तो आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो इजीली बन रहा है। वेरी गुड। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और आपके बोर्ड के बच्चों के लिए एक बात बोलूँगा, मैं एक लेक्चर अपलोड करूँगा रफ्तार के अंदर, जिसमें फर्स्ट और सेकंड बुक के सारी रिएक्शंस हैं एक साथ, है ना। तो फास्ट फॉरवर्ड में वो देख करके चले जाना आप लोग, एग्जाम से पहले आप उसको फिनिश अप करके रख लेना, है ना। तो बस उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जो पूर्ण करो नाम से अभिक्रियाएं आती हैं, कुछ तो नेम रिएक्शंस आती हैं और उसके अथवा में आती हैं पूर्ण करो के नाम से। उसके लिए मैं गाइड करता हूँ, सारी रिएक्शंस को थॉरोली रिवाइज करो, सभी रिएक्शंस को थॉरोली लर्न करो। उसके बाद रफ्तार के अंदर हेलो एल्केन हेलो एल्कीन में कुछ लेक्चर्स डले हुए हैं पीवाईक्यूज के नाम से, एल्डिहाइड में डले हुए हैं, एल्कोहल में डले हुए हैं, उनको देखो। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, बट सारी रिएक्शंस जब तक अच्छे से याद नहीं होंगी, सबके चार्ट बने हुए नहीं होंगे, तब तक रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। पेपर कब है आपका? तो मेरा 25 फरवरी से स्टार्ट है। गुड गुड। तो अभी हम यूपी, गुड गुड, यूपी बोर्ड के लिए भी अपन सवाल करेंगे, देन वी विल हैव अ लुक ऑन दैट, कि वहाँ हम इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बताओ, बढ़िया सब? सर बस एनसीईआरटी के थोड़ा सा क्वेश्चंस रह गए, बाकी फिजिक्स ऑल डन है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा बैकलॉग है, ऑर्गेनिक में बाकी सब निपटाओ, जितनी जल्दी निपटा सकते हो सभी को निपटाओ, किसी को भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। मोस्ट गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। हाँ बेटा, कैसे चल रही है पढ़ाई? आपको भी अनम्यूट करता हूँ, एक सेकेंड। हेलो हेलो, कैसे चल रही है पढ़ाई? चल रही है पढ़ाई। कौन से बोर्ड से हो? बिहार बोर्ड से सर। तो अभी एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन कर लिए अच्छे से, क्वेश्चन कर रहे हो अपने बिहार बोर्ड के? यस सर, करें, बस थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स में डाउट है बस, और कुछ नहीं, बायो कंप्लीट है। तो उनको फिनिश करो जितना जल्दी कर सकते हो, अपने सारे पीवाईक्यूज लगाओ, एमसीक्यूज करो, सारे पेपर। बिहार बोर्ड में आपके पास 50% तो चॉइस है। सर बिहार बोर्ड में तो बस केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक समझ में नहीं आती है, और फिजिक्स में तरंग प्रकाशिकी बस, और कोई ओके, मैं बताता हूँ उसको कैसे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आप एक काम करो, जितनी भी नेम रिएक्शंस है ना, पहले उन सबको लिख लो, उसके बाद सारी प्रिपरेशन रिएक्शंस एक जगह पे लिख लो, सारी केमिकल रिएक्शंस एक जगह पे लिख लो, और बार बार उसकी प्रैक्टिस करो, यही तरीका है। एक प्रॉब्लम याद करने पे याद हो जाए, 2-4 दिन की बात है, याद हुआ है उसको, फिर देखने पर फिर लगता है कोई न्यू है, इसलिए याद नहीं हो पाता। हाँ, उसका मैं अभी उस बच्चे को बताया था, उसका रीज़न यही है कि लेवल थोड़ा सा ऊपर है ना, और एक साथ इतनी सारी रिएक्शन से सामना हुआ है, तो इट विल टेक टाइम, बट कोई बात नहीं, अगर आप लिख लिख के वापस रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। एक और चीज़ बताता हूँ सभी को, एक और चीज़ बताता हूँ, एग्जाम में तुम्हें ऐसा फील होगा, अभी एग्जाम से पहले तुम्हें ऐसा फील होगा मैं सब भूल गया, मैं सब भूल गया, मैं सब भूल गया, बट याद रखना एग्जाम के दिन सब याद आ जाएगा। ऐसा होता है पढ़ने वाले बच्चे को, हाँ यही होगा।
सब और सीआरटी है ना, इसी वजह से। न्यूमेरिकल्स आएंगे भी नहीं आपके ज़्यादा, तो लोड लेना नहीं। हालांकि अब आगे के लिए अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि आगे तो न्यूमेरिकल्स करने हैं लाइफ में। बस अब बिहार में डिफरेंट आता है और आता है ना परिभाषा, उसी में से याद करना पड़ता है, वरना कुछ नहीं दिक्कत है। और याद करने पे याद हो रहे थे कि 2 दिन बाद भूल जाते हैं, यही दिक्कत है मेरी। हाँ, वो मैं बोलता भी हूँ स्टार्टिंग से, रट्टाफिकेशन टाइप का पेपर ज़्यादा आता है, बट कोई बात नहीं, अभी कर लो और एक बार एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद। हाँ, बिहार बोर्ड के बच्चे जितने भी हैं ना, एग्ज़ाम हो, अगर किसी को भी जेई की प्रिपरेशन करनी है, नीट की प्रिपरेशन करनी है, मैं पहले बता रहा हूँ, बिहार बोर्ड का, मैं ओपनली बोलता हूँ, आप लोगों को फालतू झूठ नहीं बोलूँगा, बिहार बोर्ड का लेवल बहुत ही रद्दी है एग्ज़ाम का, तो उससे कुछ भी जेई में फ़ायदा नहीं होता है। तो इसीलिए जो बच्चा जेई करना चाहता है और बिहार बोर्ड का बच्चा है, टाइम पे ये पढ़ाई शुरू कर देना, आपको एक डिफरेंट दुनिया मिलने वाली है, बिल्कुल अलग दुनिया मिलने वाली है। ठीक है? सर बस मुझे 12th पास नर्सिंग के तैयारी करना था, हाँ, कर सकते इसी हो, वजह कर से। सकते हो। उसके लिए भी आपको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत पड़ेगी हर चैप्टर के। यस सर, बेसिक तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो मेरे का नहीं याद हो पाता है, और मेरी केमिस्ट्री थोड़ा हार्ड है। हाँ, तो आपने केवल रफ्तार ज्वाइन किया था या फोर्स के बच्चे थे? मेरे सर में फोर्स की बच्ची। तो फिर आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं करी रिएक्शंस की, जब आपने मेन क्लास में पढ़ाई की थी? लापरवाही तो करी है इसका मतलब। सर कर रहे हैं, नहीं सर मैं कर रही थी, क्योंकि अभी उस टाइम में थोड़ा दिक्कत हो रहा था उसमें। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लो, 2-4 दिन बचे हैं, अभी कर लो अच्छे से। ठीक है, चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। हेलो, हाँ बेटा, क्या हाल चाल है? थैंक यू सर। हेलो, हेलो सर। कैसे हो बेटा? सही है सर। बोर्ड बताओ। यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड, ओके, तो प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है? हाँ सर, इधर रिवीजन थोड़ा बैकलॉग हो गया है, हम्म तो प्रैक्टिकल स्कूल में चल रहा है, तो 1 फरवरी से शुरू होगा। तो बैकलॉग जो है उसको जल्दी से जल्दी फिनिश करो, क्योंकि जितना लंबा बैकलॉग खींचेगा उतना आगे आपको परेशान करेगा, है ना? हाँ सर, ये स्कूल जाने की वजह से हो जा रहा है, स्कूल वाले बुला रहे हैं, हम्म कर तो पूरा प्रेजेंट। कोई बात नहीं, जितना समय मिलता है, जितना बेस्ट से बेस्ट टाइम निकाल पा रहे हो उतना निकालने की कोशिश करो, रात को, सुबह, शाम को, जब भी जितना भी समय मिले, है ना? हाँ सर, वो हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, पी एन डायोड, ये सब हम पढ़े नहीं हैं। अब पढ़ लोगे? आज उसको आज पता नहीं। हाँ, आज लेक्चर अपलोड हो गया उसका, तो अब पढ़ सकते हो, अब पढ़ लोगे, ठीक है? आज फिनिश कर लेना। हाँ, उसी में दिक्कत हो रहा था मुझे, पी एन डायोड प्री बोर्ड में भी आया था, उसमें भी हम नहीं सॉल्व कर पाए। कोई आज सब सॉल्व कर लो। कोई बात नहीं, आज जो लेक्चर अपलोड हुआ है उस लेक्चर को फिनिश करना, उसके बाद सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है? और सब हम जैसे लिख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, फिर भूल जा रहे हैं। पता कॉमन नहीं क्यों। कॉमन प्रॉब्लम, मैंने बताया ना, ये लेक्चर का लेवल काफ़ी अच्छा है, चीज़ें बहुत सारी हैं, कलेक्टिव वे में माइंड एकदम से प्रोसेस कर रहा है, तो रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। रिवीजन कैसे करना है मैंने आपको बताया। आज कोई चीज़ को अच्छे से याद किया, 2 दिन बाद वापस से 5-10 मिनट का टाइमर लगाओ, उसको बिना देखे लिखने की कोशिश करो, चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी, ऐसा है। अभी आप जो बताया तो हम ट्राई किए, वो यही बताया था ना सर, हम्म तो ट्राई किए, हो गया धीरे धीरे, हाँ, वैसे थोड़ा हो गया। और खुद को मोटिवेट करो। बच्चे के अपन क्या करते हैं, देखो, अपन सबसे ज़्यादा इंजस्टिस ना अपने साथ करते हैं। अपन अपने ब्रेन को ये बोलते हैं कि तू सबसे निकम्मा दिमाग है, तेरे को कुछ याद ही नहीं रहता है, 4 दिन में तू भूल जाता है। तो अपने दिमाग को हम वैसे टेंशन देते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी को हम ये सिग्नल देते हैं कि कितनी बेकार बॉडी है, ये वो। तो जब तक अपने शरीर को और अपने मन को हम मोटिवेट नहीं करेंगे खुद से, इसको बोलते हैं सेल्फ ऑडिट। मैं बच्चों को बोलता हूँ, रात को बैठ करके ना खुद से बात किया करो कि भाई आज मैंने दिन भर में कहीं ऐसा जगह तो नहीं थी जहाँ लापरवाही करी, अगर करी है तो रीज़न पूछो उसका। अगर सच में लापरवाही लापरवाही की तरह है तो खुद को थोड़ा सा डांट सकते हैं, बट अगर लापरवाही नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, या मैं किसी ज़रूरी काम चला गया था, या ये टॉपिक मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, तो वहाँ पे आपका शरीर आपका साथ दे रहा था, आप पढ़ रहे थे टॉपिक को। अब कोई टॉपिक है ही बड़ा तो समय लगेगा, तो उसमें खुद को थोड़ा मोटिवेट भी करना है कि कोई बात नहीं यार, आज तूने इतना अच्छा किया, कल अपन और अच्छा करेंगे। तो खुद को खुद से ही कंपेयर करो,
खुद को रोज मोटिवेट करो, है ना, वो चीज़ तुम्हें आगे लेके जाएगी, चाहे कोई भी एग्जाम हो बेटा। यही कमी है, मुझे खुद पर विश्वास नहीं होता है, हाँ वही तो कह रहा हूँ, देखो वही वाली बात हो गई कि मैं जिस गाड़ी पे बैठा हुआ हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये गाड़ी दुनिया की सबसे घटिया गाड़ी है और इसका एक्सीडेंट तो होना तय है, तो पक्का एक्सीडेंट होगा। और अगर मैं ये मान के चलूँ कि मेरे हाथ में जो गाड़ी है वो दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी है और इस गाड़ी में बैठ करके मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो मैं उस गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर पाऊंगा। ब्रेन भी वैसा ही है, माइंड भी वैसा ही चीज़ है। आप उसको जितना पॉजिटिव सिग्नल दोगे आपको उतना ही शांत रखेगा वो। अदरवाइज आप ब्रेन को दो सिग्नल कि मेरा एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, जैसे तुम्हारे दिमाग में आएगा ना मैं फेल हो जाऊंगा, ये ब्रेन इतना पावरफुल है कि ये तुम्हारे हार्ट को ना पंप अप कर देगा, तुम्हारे पूरी बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ जाएगा, हाथ पांव कांपने लग जाएंगे। दिमाग ये भी कर सकता है, ये चीज़ है ना। हाँ जी, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। पढ़ाई बढ़िया चल रही है? बोर्ड बताओ। सर बिहार बोर्ड। 2 दिन बाद पेपर है, 3 दिन बाद पेपर है, प्रिपरेशन अच्छी है? सर बहुत बढ़िया सर, मैं ऑर्गेनिक का पहले फोर्थ स्पॉट पॉइंट से पढ़ा था, तो मुझे याद नहीं हुआ था, तो जब मैंने रफ्तार से किया तो रात में आपसे क्लास लेके समाप्त करते थे ना, तो मैं एक पेपर ले लेता था तो पूरा रिएक्शन लिख के करता था, तो आज पूरी रिएक्शन याद है मुझे। वेरी गुड वेरी गुड, मैंने वही तो किया है, मैंने रफ्तार के स्टार्टिंग में और रफ्तार के मतलब मैंने तुम लोगों को पढ़ना सिखाया और फिर उसके बाद में मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि अब तुम सेल्फ स्टडी करो तरीके से। तो जो बच्चा सही में साथ में चल रहा होगा ना उसको पता होगा पढ़ाई कैसे करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ये सब कुछ, तो जिसमें वो ट्रेड डेवलप हो गया वो सब आज खुश होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मैंने क्वेश्चन बैंक पीछे का प्रीवियस ईयर का किया तो पूरा बन रहा था, तो बार बार रिपीट ही था, 2019 से लेकर 2024 तक रिपीट ही है। मैं वापस वो बोलूँगा, सॉरी टू से आपके बोर्ड के लिए मैं इतनी बुरी बुरी बातें बोल रहा हूँ, बट सच में बोर्ड का लेवल बहुत कम है। और हाँ बट इतना कंटेंट दे दिया कि मैं सोच रहा था कि यूपी बोर्ड से रहता वो बढ़िया था। हाँ राइट बात है, बिहार बोर्ड के बच्चे बहुत मेहनती हैं, बिहार बोर्ड उनके साथ इनजस्टिस कर रहा है, क्लियरली बात बोलता हूँ मैं। बिहार के बच्चे इतने मेहनती बच्चे हैं कि वो अगर उनको, अब देखो ना यूपीएससी में रैंक कहाँ से आता है, बिहार से आता है, यूपी से आता है ना, तो वहाँ पे जो आपके बच्चे इतने मेहनती हैं उनका बोर्ड उस लेवल का नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर एमपी बोर्ड का बच्चा मेहनती है ना तो एमपी बोर्ड का बोर्ड भी ठीक है, आरबीएससी का बच्चा मेहनती है उनका बोर्ड भी ठीक है, यूपी का बोर्ड बच्चा मेहनती है बोर्ड ठीक है, बट कहीं पे मेहनती बच्चे हैं उसके बाद भी बोर्ड का लेवल अच्छा नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस है। बट कोई बात नहीं, आप लोग आईआईटी और जेईई और नीट से अपने आप को सिद्ध करोगे, ये चीज़ है। जब आप न्यूमेरिकल करते हो ना हम्म तो लगता है कि मैं न्यूमेरिकल ही करता रहूं, लगता ही नहीं कि बोर्ड का मैं करूं बढ़िया से तैयारी, मैं लगता हूं जेईई का तैयारी शुरू से पता रहता तो आज मैं यही करता, लेकिन पता नहीं बिहार बोर्ड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल हैव द टाइम। और अभी पूरा 1 साल है हमारे पास, अगर किसी को देखो वैसे भी अगर आप किसी रद्दी से कॉलेज से बीएससी करोगे, किसी रद्दी से कॉलेज से बीटेक करोगे, उससे बेटर है ड्रॉप लेके बढ़िया से प्रिपरेशन करो। भाई कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा तो होगा, कुछ नहीं होगा तो कम से कम पढ़ोगे तो सही अच्छे से, तो कहीं भी सेट हो जाओगे। जरूरी नहीं आईआईटी में ही, एनआईटीज़ भी हैं, बिट सेट भी है, बहुत कुछ है लाइफ में, बट उन सब में एक चीज़ कॉमन है, पढ़ना पड़ेगा और अच्छे लेवल पढ़ना पड़ेगा, ये है। तब 1 साल के ये ड्रॉप लेकर मैं जेईई नीट की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके अगले ही दिन से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, फ्री प्लेलिस्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स देखना शुरू कर देना, और वहाँ से जब तक बैच स्टार्ट नहीं होता तब तक आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ सकते हो बढ़िया से, ठीक है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ जी अभय जी, क्या हाल चाल है? आवाज़ आ रही है? कैसे हो? अर्जुन आप भी बोल सकते हो, क्या हाल चाल है दोनों के? बढ़िया। बोर्ड बताओ, बोर्ड कौन सा है? यूपी बोर्ड, तो यू हैव इनफ टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, तो जस्ट वर्क हार्ड और करो सवालों की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। बैकलॉग वगैरह कुछ है? सर थोड़ा अभी बीमार हो गया था सर, कम से कम सर 25 दिन उसमें चला गया, और वो सर उसमें सर बैकलॉग काफ़ी हो गया। कोई बात नहीं, टेक इट इजी। अभी हेल्थ रीज़न से कभी भी परेशान नहीं होना है, हेल्थ रीज़न सबके साथ होते हैं, तो कभी बीमार हो जाओ ना तो बढ़िया से रेस्ट लिया करो, सो लिया करो अच्छे से, कोई बात नहीं, बढ़िया से दवाई ववाई लेके बढ़िया नींद लिया करो 12 घंटे की, क्योंकि जब उठोगे तो ठीक होके उठोगे। हाँ सर, आपसे थोड़ा डाउट था, ऐसा आप बोले अभी टाइम है, तो ऐसा हम कर सकते हैं सर, आप जो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट उनको बाद में ले लें, और अभी आप जो बता रहे हैं तो हिसाब से हम मतलब जो लेक्चर छूट गए ना तो उनका तो हम
कंटिन्यू करें, मतलब एक दिन में आप 3 लेते थे तो एक दिन में हम 4 ले लें, 5 ले लें, ऐसा हो सकता है? कर सकते हो, कर सकते हो आप। टेस्ट आपको अवेलेबल हो ही जाता है। टेस्ट कोशिश करो, जिनका एग्ज़ाम, जिनके पास बैकअप प्लान है, जिनका बैकलॉग ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है, वो टेस्ट को लाइव दो। जिनका नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, वो टेस्ट अवेलेबल रहेंगे बाद में भी, आप बाद में भी दे सकते हो। बट कोशिश करो कि मैक्सिमम टेस्ट, और यूपी बोर्ड के लिए तो टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, ख़त्म नहीं होगी, आगे चलती रहेगी टेस्ट सीरीज। ये है। जैसे मतलब ऐसे अभी जो बैच खत्म हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तो जैसे आपसे अगर मिलना हुआ तो आप तरफ कहाँ से मिल सकते हैं? वैसे हम अभी कुछ दिन पहले कोटा ही थे सर। ओके, आप मुझसे 3 जगह मिल सकते हो, कोटा, अजमेर, जयपुर। अब वो तीनों जगहों में मैं थोड़ा सा स्विच करता रहता हूँ, तो आप टीम से बात करके जब भी आपके आने का हो आप पूछ सकते हो। तीनों में से किसी एक शहर में, तीनों में से किसी एक शहर में। सर अभी मैंने जेई का एग्जाम दिया था, उसमें सर मेरे 80 के आसपास नंबर आया, तो सर मेरे को सर ड्रॉप लेना चाहिए सर कोई हिसाब से? बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 50-60 से ऊपर आ रहे हैं, यू शुड टेक द ड्रॉप, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो और अगर आप 12 घंटे रोज पढ़ सकते हो तो। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, क्या हाल चाल है अर्जुन? सर ठीक है सर, वो ब्लूटूथ बंद हो गया सर। अच्छा, कैसे कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया। रील लगाता हूँ सर अभी। हाँ, आवाज़ तो क्लियर आ रही है। ये बताओ बोर्ड कौन सा है? सर यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड, वाह क्या बात है। सब यूपी बोर्ड वाले हो मोस्टली यहाँ पे, बढ़िया, अच्छी बात है। तो यू हैव द सफिशिएंट टाइम। अभी भी यूपी बोर्ड के बच्चे हिम्मत मत हारना, अभी बहुत समय है तुम्हारे पास, बट धीरे भी मत पड़ जाना। कोई कभी कभी क्या होता है, किसी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। देखो, रेस में जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, वो लास्ट टाइम होता है, कि लास्ट टाइम आप कैसे हिट कर रहे हो। तो अपनी प्रिपरेशन को लास्ट तक कुछ ना कुछ पुश करते रहना। ऐसा नहीं है रफ्तार ख़त्म हो गया, मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया, अब मैं सोऊंगा आराम से, कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं करना है। कुछ ना कुछ नया करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, क्योंकि हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 है। हमारा टारगेट है खुद को तैयार करना आने वाली जंग के लिए, राइट? और सब बढ़िया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोल। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ता था सर। हाँ। तो सर जब मैं आपके साथ रफ्तार के साथ जुड़ा ना, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था सर। जैसे सर जैसे कि वहाँ पर थोड़ा लो था, इसलिए यहाँ पर सर आप हाई कंटेंट दे रहे थे सर। अच्छा, तो हाई कंटेंट। शुरू के हाँ सर शुरू में बहुत दिक्कत हुई थी सर, लेकिन सर मैंने दिन रात जाग कर मैंने सब कुछ कर दिया। बेसिक की क्लास ली सर, यूट्यूब पर जाकर मैंने, मुझे करना है सर। हाँ, तो अभी कैसा फील कर रहे हो फिर? सर अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर, लग रहा है कि मैं कर दूंगा सर। लग रहा है कर दूंगा तो कर ही दोगे। बताओ एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने आप को सिग्नल दोगे ना कि यस आई कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू विल डू इट। ये चीज़ है, हमेशा तुम्हें कोई बदल सकता है तो वो इंसान है जो आईने में खड़ा है तुम्हारे सामने, मतलब तुम खुद ही हो। तो तुम खुद को चेंज कर सकते हो, हम केवल अपना काम कर सकते हैं, हम तुम्हें गाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आज बोला कि ये काम कर लो, ये तुम्हें ये लेक्चर फिनिश करना है। अब मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत बच्चों के मैसेज आए कि हमने कर लिया, और कुछ ने नहीं किया। तो जिन्होंने नहीं किया वो रह गए, जिन्होंने कर लिया उनमें कॉन्फिडेंस आ गया। अब मॉडर्न फिजिक्स के उस लेक्चर में जो नाभिक वाला चैप्टर के लेक्चर्स थे, जिन बच्चों ने कर लिया उनका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे था। तो वो वाली बात होती है बेटा, है ना? तो अभी बहुत टाइम है, बढ़िया से पढ़ो, ठीक है? ओके। हाँ शगुन, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? कौन सा बोर्ड है? यूपी बोर्ड। नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे हो? मस्त एकदम। प्रिपरेशन कुछ पूछना है? प्रिपरेशन में कुछ डाउट? कैसे चल रही है पढ़ाई? नो सर, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही। वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ा अच्छा, आंसर लगा लो, लग रहे हैं, बन रहे हैं? यस सर। गुड। ये अच्छी फीलिंग होती है अपने आप में, एक बैच को पूरा इतने समय तक पढ़ाना, फोर्स बैच के बच्चों को डे 1 से पढ़ाना, पूरे साल पढ़ाना, फिर रफ्तार बैच में उनका रिवीजन कराना, फिर और भी बच्चों को अपने साथ जोड़ना जो इधर उधर के थे, जो उधर उधर से पढ़ रहे थे, उनको साथ में लेके आना, फिर उनके साथ भी वापस सिलेबस को फिनिश करना। और लास्ट में जब आप लोग बोलते हो ना आकर कि सर मज़ा आ गया, अच्छे से पढ़ाई हो, तो वो एक अच्छा, एक अलग सा मोटिवेशन देता है। तो दैट्स अ गुड फीलिंग। और
बस मुझे नहीं पता आप लोग आगे भविष्य में कहाँ जाओगे, क्या करोगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इतना ज़रूर पता है कि आप जहाँ भी रहोगे ना, आपको एक चीज़ तो रहेगी आपके अंदर कि मुझे मेहनत करनी है। आपको पता होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा कभी भी, खासकर पढ़ाई के मामले में। आपको पता होगा कि इतने एफर्ट्स डालने से इतना ही रिजल्ट आता है। तुम्हें कोई आके बोलेगा ना कि यार मैं एक ऐसा जादुई चीज़ देता हूँ जिससे तुम एकदम 100 में 100 ले आओगे, तुम ना लाइफ में कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, ना किसी को करने दोगे। और इसी को एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम कुछ सीखें और उसको भूल जाएं। एजुकेशन का मतलब होता है कि हम जो सीखें उसको अपने जीवन में अपनाएं और फिर किसी और को भी सिखाएं। तो जब भी मैं रफ्तार बैच को ऐसे फिनिश करता हूँ, ऐसा कोई सेशन होता है मेरे सामने, जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं काइंड ऑफ सिलेबस कंप्लीशन के बाद में, तो एक ही फीलिंग होती है मेरे अंदर कि सब बच्चों को एटलीस्ट ये समझ आ जाना चाहिए कि पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। पूरे साल उन्होंने भले ही कहीं से भी कैसे भी पढ़ाई करी हो, बट एटलीस्ट उन्हें समझ आ जाना चाहिए अब 1 महीने में कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। और यकीन मानना, तुम में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो मैं देख पा रहा हूँ, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन जेई की प्रिपरेशन करेंगे, नीट की प्रिपरेशन करेंगे, सीयूईटी की तैयारी करेंगे, किसी और कॉलेज की तैयारी करेंगे। और जब भी आप कहीं भी होगे ना, आपको मेरे ये स्टेटमेंट हमेशा याद आएंगे कि आशीष सर ने एक बात बोली थी कि हर एक चीज़ का अपना करने का एक तरीका होता है, कोई जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। मेहनत, क्योंकि देखो, अगर इनजस्टिस करना है, कहीं इनजस्टिस हो रहा है, तो वहाँ पे कोई डोमिनेंट है तभी होता है। जैसे मान लो कोई कहीं पे चोरी हो रही है, तो वहाँ पे चोरी इसलिए हो पा रही है क्योंकि वहाँ पे चोर डोमिनेंट है। तो अगर हमारी लाइफ में हम सक्सेस चाहते हैं, तो सक्सेस के लिए डोमिनेटिंग फैक्टर्स हैं हार्ड वर्क। हाँ, मेहनत करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो सही तरीका और एक सही समय। और खुशी की बात यह है कि आपने उन दोनों चीज़ों को साथ रखा है। सही टाइम पे पढ़ाई की है, सही समय से पढ़ाई की है। तो मस्त होके पढ़ो, टेंशन बिल्कुल मत लो और बढ़िया मेहनत करो। और इस तरह के सेशंस मैं लेता रहूँगा आप लोगों के साथ। मैं अब आपका टेस्ट का भी टाइम हो रहा है ना, तो आप टेस्ट वगैरह दो बढ़िया से, और इतना ही कहूँगा कि मस्त होकर के पढ़ाई करो, आपका सबका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, है ना। एक चीज़ और करते हैं कि एकदम फुल स्माइल के साथ में एक काम और करना, ये सेशन मैं उन बच्चों के लिए अपलोड करूँगा यूट्यूब पे जो बच्चे थोड़ा सा लो फील कर रहे होंगे इस टाइम पे, या जिन्हें नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम को लेकर के कैसे बिहेव करते हैं। तो उन सब के लिए एक मोटिवेशन होगा आपकी स्माइल और आपका कॉन्फिडेंस, राइट। तो इस स्क्रीन के ऊपर आप सबकी स्माइल और आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और दूसरी चीज़ होगी आपके कमेंट्स जो आप उस वीडियो पे करोगे। तो जब ये वीडियो अपलोड होगा ना यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ जा कर के एक कमेंट ज़रूर करके आना। वो कमेंट में क्या होना चाहिए बताता हूँ। उस कमेंट में ये होना चाहिए कि एक तो रफ्तार का फीडबैक कि रफ्तार बैच आपके लिए कैसा था। दूसरा उसमें ये होना चाहिए कि जो बच्चे अब पढ़ना चाहते हैं, जैसे 11 से 12th में आ रहे हैं, उनके लिए आपका एक फाइनल मैसेज। मैंने एक मैसेज आपसे लिया था जब हमने बैच लॉन्च किया था, एक मैसेज अब ले रहा हूँ। रीज़न क्या है, अब आपने पूरे सिलेबस को 1 महीने में किया है, तो आपको समझ आया होगा कि यार मैंने कौन सी गलती है जो पूरे साल कर दी। अगर मैं वो गलती नहीं करता तो शायद आज मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने गलती नहीं करी है, तो उनका रिवीजन बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आपको वहाँ पे शेयर करना है, सो दैट आप उन बच्चों का इंस्पिरेशन बन सको जो अभी भटक रहे हैं। हजारों बच्चे, बेटा मैं कहना चाहता हूँ क्लियरली, हजारों बच्चे भटक रहे हैं, गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, गलत मेंटर्स उनको मिल रहे हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। कम से कम आपके सामने सच है, आपको सवाल बन रहा है तो बन रहा है, नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है, क्लियर है आपके सामने। आपके सामने ऐसा तो नहीं है ना कि 5 सवाल रख दिए गए सबसे आसान हो और वो पूरे आपसे बन गए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ऊपर, एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो 5 नहीं आएंगे, वो आएंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। तो वहाँ जा कर के आपको फील होगा कि यार मैंने गलती कर दी। अभी जो कुछ भी हो रहा है वो आपके आंखों के सामने है, बन रहे हैं तो ठीक, नहीं बन रहे तो क्लियरली नहीं बन रहे, अब बना के मेहनत करेंगे। तो इसको बोलते हैं बी विथ यू, अपने साथ रहना सीख रहे हो आप। तो आपकी स्माइल बहुत मायने रखती है ना। बढ़िया से मेहनत करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है, और कोशिश करता हूँ चलो एक आध बच्चों को और ज्वाइन करने की। रुको, फिर एक थम्स अप के साथ एंड करेंगे, राइट।
लकी को मैंने बोला है अनम्यूट करने के लिए। क्या हाल चाल है बेटा? हेलो, कैसे हो? कौन से बोर्ड से हो बेटा? हेलो। हाँ, आ रही है, आवाज़ आ रही है, बताओ क्या हाल चाल है? हेलो। आ रही है आवाज़, बताओ बताओ, आ रही है आपकी आवाज़। जी जी, नमस्ते सर। नमस्कार। इतने परेशान कैसे लग रहे हो? नहीं सर, ठीक है सर। एकदम आइंस्टाइन वाले लुक में आ रखे हो आप तो। सर क्या कहते हैं, अभी सो के उठा था ना इसलिए। अभी सो के उठो, बढ़िया नींद पूरी हो गई? जी सर, क्योंकि ना अभी शाम 5 5:30 बजे स्कूल से आ रहा है सर, पूरा थका था इसलिए। अच्छा, प्रैक्टिकल हो गए? सर आज हुआ है, फ्री बोर्ड भी कंप्लीट हो गया। अरे वाह वाह, कौन सा बोर्ड है अपना? सीजी बोर्ड है सर। सीजी बोर्ड है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है? जी सर, फ्री बोर्ड में जो क्वेश्चन है सर पूरा बने हैं सर, बहुत अच्छा। अरे वाह, क्या बात है क्या बात है, यही तो चाहिए। जी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, आपके जैसा ना टीचर पहली बार मिला है सर, सच बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी नाम राशि को जोड़ा एक और को, लकी को। क्या हाल चाल है? हेलो सर। कैसे हो? कौन सा बोर्ड? राजस्थान बोर्ड सर। राजस्थान बोर्ड, बहुत बढ़िया। तो राजस्थान बोर्ड का पेपर तो लेट है अभी। हाँ सर, 6 मार्च से। वेरी गुड वेरी गुड। देखो, सभी बच्चे जो अलग अलग बोर्ड्स के हैं, बट आप देख सकते हो कि मुझे अच्छी खुशी इस बात की हो रही है कि कम से कम तुम सब लोग खुश हो अपने एग्ज़ाम से पहले। ये बहुत मायने रखता है। और अगर ऐसे ही खुश होकर चले गए ना पेपर देने, याद करोगे मेरा ये स्टेटमेंट, पेपर अच्छा जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम का लाइफ भी तो एग्ज़ाम लेती है, लाइफ भी एग्ज़ाम लेती है। अभी तो स्कूल के एग्ज़ाम है, तुम्हें कम से कम पता है तुम्हारा सिलेबस क्या है। ज़िंदगी बिना सिलेबस के इंतजाम लेती है, और उसमें भी हंस के ही झेलना पड़ता है, ये वाली बात है। ठीक है, चलो तो एक बहुत बड़ी बिग स्माइल के साथ में लेट्स एंड दिस सेशन। एक बार मैं यहाँ से एक बढ़िया सी स्माइल सभी की, लेट मी सी योर फेसेस। खुश होना है, मस्त होना है, बढ़िया से मेहनत करनी है। आप लोगों ने पूरे साल मेहनत किया है विद थम्स अप, बहुत अच्छे से मेहनत किया है। और मैं बहुत खुश हूँ तुम सबको लेकर के कि तुम इतने अच्छे से पढ़े हो। और ऐसे ही अभी जो समय बचा है उसमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, हमेशा अपने फेस को स्माइलिंग रखना है। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर एनर्जी रहेगी, तुम स्माइल करते रहोगे और दिन बर दिन खुद को इम्प्रूव करते रहोगे। हमेशा ये सोचो कि मैं खुद को बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मेरा कल जो है वो आज से बेहतर होना चाहिए, है ना। शाम को खुद के साथ जस्टिस करना है, रोज़ रात को बैठ करके एक बार खुद से बात करनी है। और जब ऐसा करोगे तो यू विल डेफिनेटली बी सक्सीडेड। चलो तुम्हारी बात कराते हैं हितेश भैया से। हितेश भैया, मुझे पता ही नहीं था, रुको। इन भाई साहब की ज़िंदगी क्या चल रही है, रुको। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है? कहाँ गायब हो गए? हेलो 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 सर। क्या हाल चाल है? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? बस मस्त एकदम। करो बच्चों से बात। हेलो 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 दोस्तों। बोल सकते हैं आपको, बस बोल नहीं सकते। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चैट बॉक्स में बात कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है, रुको। हाँ जी सर। ये चैट में दिख रहा होगा। हितेश, एक बात बताओ कि इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि आफ्टर बोर्ड्स लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। पहली बात तो जिनको इंट्रोडक्शन नहीं है हितेश भैया का, हितेश भैया एएसएल से पढ़े हैं और हितेश भैया अभी एक मेडिकल कॉलेज में है, अपनी एमबीबीएस की जर्नी के अंदर एमबीबीएस कर रहे हैं। तो इनसे पूछ लो एक बार, मतलब हितेश बताओ कि वहाँ पे जाके लाइफ आसान है या अभी लाइफ आसान है? देखो सर, बोर्ड तो बहुत छोटी
नीट के बाद या जेई के बाद या आप कहीं भी जाते हो जिंदगी में, आप कहीं भी कंपटीशन में जाते हो, उसके बाद जिंदगी उससे ज्यादा टफ है। राइट राइट, मतलब वही तो चीज। जैसे हम जिस स्टेज पर रहते हैं ना, हम्म उसी लेवल तक का भी मतलब पता होता है। जब आप उस चीज से निकल जाओगे बाद, तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ थे। कूप मंडूक वाली बात हो जाती है। कुएं के मेंढक को लगता है वो इसका संसार है, उसको उठा के समंदर में फेंक दो तो उसे समझ में आता है कि अच्छा ये भी है। तब पता चला कि हाँ हाँ राइट। सही है भाई। तो कभी कभी बच्चे ऐसे निराश हो जाते हैं कि यार हमें आईआईटीज़ नहीं मिल रही, हमें एनआईटीज़ नहीं मिल रही। वो वाली बात नहीं है, आपको उसके लायक बनना है। मैं आपको उठा करके आईआईटी में भेज भी दूंगा ना, तो वहाँ भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उसके लायक जब तक खुद को नहीं बनाओगे ना, तब तक आप वहाँ पहुँचने के लिए एलिजिबल नहीं हो। नहीं तो एक सेमेस्टर भी पास नहीं कर पाओगे। तो चलो ठीक है। सर वो बोलो बोलो। हाँ सर, वो एग्जाम यही है ना कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, आपको उसके लिए तैयार किया जा रहा है कि आप उसमें जाओगे तो आप क्या वो चीजें झेल पाओगे, वही है सर। राइट 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 राइट, एब्सोल्युटली राइट। चलो तुम लोगों का पेपर भी स्टार्ट हो गया होगा, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तुम्हारा एग्जाम का टाइम हो गया। जाके पेपर दो, मस्त रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो और लगे रहो। बाकी अपन करेंगे और मेहनत, है ना। बस रफ्तार को छोड़ना नहीं है, जितना कंटेंट पढ़ाया है उसको बढ़िया से पढ़ के जाना है। बाय बाय, लव यू बच्चों।